पहली फिल्म मेरी एक्चुअली में थी ओ डार्लिंग ये इंडिया के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। वहाँ अमानत और माचिस में बहुत बड़े हिट थे। इतना रोता था, मतलब रो रहा था, शॉट खत्म होता था और मैं ऐसा। तो फौजी में शाहरुख के बड़े भाई जो बने थे, राकेश नाम था या राकेश, हाँ, तो उनके साथ मैंने वहाँ पर काम किया था। शाहरुख को अगर काम मांगना होगा या जॉन को काम मांगना होगा या आमिर को काम मांगना होगा, वो क्या करेंगे? जबकि उसको पंजाबी समझ नहीं आती थी, वो मेरे से डायलॉग जरूर सुनता था। वो था कि पागे ना बाँ चक देंगे ता लावांगे ना ठा कर देना यार मैं ना एक गाना बना रहा हूँ अमिताभ बच्चन के लिए, तो मेरा रिकॉर्ड भी हो गया था ये। पागे ना बाँ चक देंगे ता लावांगे ना ठा कर देना बाबा बाबा पता चलू था साढ़े रात को घी कूड़ा करो चिड़ी चूना करो कुत्ते ने बंद ने मुंह तो शहर चलाना करफुट ट्रक को चलना ना रखना संत ने शहर बंद कर पूछ के चलो यारो। मैं अश्विन का पॉडकास्ट बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अभी भी मजा कर रहा हूँ। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो। मैं अश्विन वर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आज के इस धमाकेदार नए एपिसोड में। दोस्तों, हम एक्टर्स की जो लाइफ होती है ना, वो रील्स या रियलिटी की दुनिया में बस घूमती रहती है। और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में एक अपना बड़ा मुकाम बना लेना भी किस्मत की लकीरों का एक बहुत बड़ा खेल होता है। वरना कैसे एक पंजाब का मुंडा जिसने हमारी फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी, चाहे अमानत का निगोड़ा हो, शूट आउट एट लोखंडवाला का असलम चिकना हो, या गुलजार साहब की मूवी माचिस का कुलदीप। और इन्होंने अपने काम से हम सभी का दिल जीता है और रिसेंटली दिल दिया गल्ला जैसे सुपरहिट सीरियल से अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत एक छाप छोड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर रवि गोसाई की। तो रवि गोसाई सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू अश्विन, मतलब मेरे भी बड़ी तमन्ना रही है कि मैं बोलूं यार, हाय दिस इज अश्विन वर्मा एंड मेरे पॉडकास्ट पे रवि गोसाई आए। तो मैं अश्विन वर्मा मेरे पॉडकास्ट पे, मैं तो तेरी इंटरव्यू करता ऐसा। एनीवेज, थैंक यू अश्विन। आप इस लायक सोचते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। काफी टाइम हो गया ना सर? हाँ, बहुत टाइम। चप्पा चरखा चले से चप्पा चरखा चले, उससे फिर चरखा चली पड़ा सर। हाँ, उससे काफ़ी हेल्प मिली उससे बहुत। जी। और वो मेरी पहली फिल्म नहीं थी, पहली फिल्म मेरी एक्चुअली में थी ओ डार्लिंग ये इंडिया। अच्छा। और फिर एक और फिल्म थी गुनहगार विक्रम भट्ट के साथ। फिर तीसरी फिल्म माचिस थी। तो लोगों को पहले दो फिल्में, हाँ, पब्लिक ने चुपचाप से पता ही नहीं चला था। पहचाना माचिस से। हाँ, माचिस से पहचाना। माचिस से थोड़ा आप एकदम लाइव पहचाना, मतलब मुझे उसके बाद शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ मैं कौन। तो वो इतना बड़ा नाम जुड़ गया था, गुलजार और माचिस, तो उससे बहुत हेल्प हुई। और माचिस पहली फिल्म नहीं है जो शुरू में फ्लॉप हुई थी। अभी मैं देख रहा था सलीम जावेद की उनकी, तो उन्होंने उनके से पता चला मुझे शोले बहुत बड़ी फ्लॉप थी, तो माचिस भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी पहले 3 महीने। माचिस रिलीज हुई थी अक्टूबर में 96 में, और अक्टूबर एंड में नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने माचिस का जो कलेक्शन था वो 30% भी नहीं था, 20% भी नहीं था। बॉम्बे में तो 20% भी नहीं था। माचिस वाज डूइंग ओनली वेल इन दिल्ली एंड कलकत्ता। ओके। और फिर जनवरी में अवार्ड्स मिलने शुरू हुए, जी। तब्बू को, चंद्रचूड़ को, फिल्म को, गानों को। और गाने जो हैं वो तब क्या होता था कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे चलता था। तो कॉन्स्टेंटली 3 महीने तक चप्पा चरखा चले, छोड़ा है वो गलियां, 3 महीने तक नंबर 1, नंबर 2 सारे गाने हिट थे। सारे गाने हिट थे। और वो इनमें कंपटीशन था, परदेसी जाना नहीं और ये गाना। वो फिर जनवरी तक लोगों को पता चल गया ये ऐसी भी एक फिल्म आई है, गुलजार साहब की फिल्म आई है, तब्बू है उसमें, ये वो। तो पता चलते चलते 3 में लगे। और मैं, रवि बासवानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, और आशीष विद्यार्थी कह रहा था हम लोग, मैंने उनको बोला कि मैं फिल्म दिखाना जा रहा था, तो मैं डर गया था। मैंने कहा यार वहाँ पे कोई होगा ही नहीं, और मैं तो बोल तो दिया, तो 20-25 लोग थे। तो हम लोग वर्ली में 3 सिनेमा एक साथ थे, सत्यम और वो कुछ, तो उनके वहाँ पर ले गया था मैं सबको। तो पता चला कि हाउसफुल है। हाँ, तो और हमें फिर उसने चेयर्स लगा के बिठाया सबको, सब एक्टर्स थे। अच्छा। ऊपर से मैं था फिल्म में, तो चेयर्स लगा के हमें बिठाया और पिक्चर देख के आया। तो मैं बोला कल, कहता सर कल भी फुल है। तो मैंने कहा ये कब से हो रहा था? तो पिछले 1 वीक से ये फुल चल रही है माचिस। तो हम इतने खुश हुए। तो माचिस बिकेम हिट आफ्टर मार्च
1997, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तीनों जो अवार्ड्स जो होते थे, स्टार नाइट्स अवार्ड, जो भी स्क्रीन अवार्ड्स और स्टारडस्ट award नहीं छोड़ा उसने। सारे अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स, सब अवार्ड्स माचिस को मिले। और हम लोगों के फिर शोज शुरू हो गए चप्पा चप्पा के, हर जगह जगह जाके अपने शोज़ की। तो दैट्स द हिस्ट्री। देन उसके बाद फिर किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, तब मोबाइल नहीं थे, तब कास्टिंग एजेंसी नहीं थे, खुद जाना पड़ता था। तो फिर मैं जिसको भी फ़ोन कर देता था, सर मैं माचिस में एक्टर, तो 4 लड़के उनमें से, अरे कौन, कम आओ आओ ऑफिस, फट से बुला लेते थे। बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं ये बन रही थी ऋतिक रोशन की फिल्म, पहली फिल्म। तो मैं राकेश जी के पास मैंने बोला कि सर मैं रवि गोसाई डोमिनिक से नंबर लिया है, हाँ बेटा मेरी कास्टिंग चलेगी मई में, तो तुम मुझे मई अप्रैल एंड में आके मिल लेना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मैं मार्च फर्स्ट वीक की बात कर रहा था। तो मुझे अप्रैल एंड के लिए बोला। मैंने सर मैं माचिस फिल्म की है और मैं रवि को मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाह रहा था। वहाँ अमानत और माचिस मेरे दो बहुत बड़े हिट थे। अच्छा माचिस में तुमने कौन सा रोल किया? मैंने कहा सर वो 4 लड़के थे, फ़ोन पे बात हो रही है ये, लैंडलाइन पे। कौन सा? मैंने कहा 4 लड़के थे। अच्छा था कौन सा रोल? मैंने कहा वो कुलदीप का सर। अच्छा। तो मैं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब मिल रहा हूँ, मैं मार्च के अपना 15-20 के बीच में भी है मेरे पास में। तुम ये सैटरडे को क्या कर रहे हो? अच्छा जमकट देखो, अप्रैल से राकेश जी ने माचिस सुन के, अच्छा ये उसने कि अमानत भी किए, तो सीधा 15-20 के बीच में मिल रहा हूँ, ये सैटरडे को क्या कर रहे हो? और अगली लाइन उनकी ये थी, तुम अभी कहाँ हो? अरे बाप रे। अच्छा तो ये कट्टू करता, अभी कहाँ हो? तो मैंने कहा सर मैं अभी तो यहाँ जू पे हूँ। तो अच्छा तुम इधर सैंटा क्रूज आ सकते हो मेरे ऑफिस? अभी आ सकते हो क्योंकि मैं 5 बजे तक हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से मुझे माचिस ने, वो बात अलग है, बाद में वो रोल मुझे नहीं मिला, वो मेरे दोस्त ही ने किया, वर्जय शिरजी ने। तो वो रोल प्रॉमिस भी हो गया था, बट अगेन उसकी सिलेक्शन ऋतिक ने की थी उस रोल के लिए, पहले कर चुका था तो उनको पता नहीं था। तो एनीवेज वो इस तरह से मुझे किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, इवन दैट यश चोपड़ा जी के यहाँ पे भी, मतलब आदित्य ने मेरे को टाइम दिया था, उसी टाइम सुन के कि माचिस वाला लड़का बुला लिया था और उसी टाइम मिले। ऐसे मतलब बहुत सारी फिल्म्स मैंने रिफ्यूज़ भी की थी उस वक्त आफ्टर माचिस, बिकॉज वो फ्रेंड्स वाले रोल नहीं करना चाहता था, दिल से नहीं की मैंने। उसमें भी एक रोल मिला था और मणिरत्नम के साथ मैंने टिशू भाई ने मिलवाया था, तो उसमें भी एक टेररिस्ट का रोल था, वो मैंने वो भी मना किया था। तो लेकिन जहाँ डेस्टिनी आपको पहुँचती, हाँ माचिस, फाइनली आई कम टू दैट पॉइंट कि माचिस की वजह से सो कॉल्ड स्ट्रगल जिसको बोलते वो नहीं करनी पड़ी मुझे कभी भी, इवन आज तक। अच्छा रवि सर, हिंदी टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री में आपका एक बहुत लंबा सफर रहा है और आप पंजाबी हैं, तो कैसे मतलब इस इंडस्ट्री में आपकी जर्नी शुरू हुई? लंबा सफ़र, मतलब ये लंबा वर्ड से ही मैं डर जाता हूँ कि मुझे कॉम्प्लेक्स है लाइफ में कि लंबा होता तो मैं अमिताभ बच्चन बन जाता है। तो हाँ लंबा तो नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, हार्डली मतलब 25-26 साल हुए हैं काम करते हुए मेरे को। तो कल की बात है, कल की बात है। ऐसी माचिस आई थी अभी, वो डार्लिंग इंडिया थी, मेरा पहला काम था वो डार्लिंग इंडिया। अच्छा। लेकिन सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये हर पंजाबी या हर नॉर्थ इंडियन का सफ़र ना रामलीला से शुरू होता है। छोटे छोटे बच्चे थे तब से, मतलब मैं रामलीला करता था और रामलीला में भी मतलब मैं अलग अलग रोल करता था। और बाली का रोल भी मैंने किया और सुग्रीव का रोल भी मैंने किया है। तो दोनों रोल। हाँ, और क्या वो श्रवण का रोल भी मैंने किया है। और मतलब मैं एक रामलीला, जो मेरी पहली रामलीला थी, उसके अंदर मैंने 7 रोल किए थे। और क्या, जो पहले जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, ये 4 लोगों को ना बड़े कप मिलते हैं, तो आई वाज ओनली वन जिसको बड़ा कप मिला था उनके अलावा। अच्छा। तो मेरे को स्टेपनी बोलते थे कि आज ये नहीं आया, तो रवि गोसाई को बोला वो स्टेपनी है, वो कुछ भी करता है। और उससे भी पहले मैं आवाज़ें निकालता था पशु पक्षियों की, तो वो स्टेज पे जाके करता था। तो मतलब किसकी आवाज़? कुछ एक आधी आवाज़, मतलब जैसे मुर्गी दाना खा रही है तो इस तरह से मतलब मैं कुछ ना कुछ करके करता रहता था। तो स्टेज पे आने का और पब्लिक को एंटरटेन करने का मेरा शुरू से वो था। पर करते करते मैं मेरे बड़े भाई से मिला, तो बड़े भाई ने बोला कि क्या करना है, तू 10th क्लास में हो गया है। तो मैंने कहा मैं हीरो बनना है मेरे को। तो उस वक्त सिर्फ हीरो होता, एक्टर कुछ होता नहीं है हमारी लाइफ में। तो उन्होंने बोला कि अपने आप को किसी एक चीज़ में इतना अच्छा कर ले कि जिसमें तू नंबर 1 हो। मैंने कहा मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। नहीं, डांस अच्छा करता है वो अलग बात है, लेकिन इतनी
एक कला पे इतना काम करो, अपने एक गुण पे, जो इंडिया में वर्ल्ड में सबसे मतलब ज़्यादा अच्छा आप ही करते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बात बोल ली। वो बॉम्बे आया था मैं भाई से मिलने, वो ही वॉज इन एनडीए, मर्चेंट नेवी में चले गया अभी। तो मैं दिल्ली जाके मैंने अपने डांस पे मैं क्या करने लग गया, मैं डांसर मतलब प्रोफेशनल डांसर नहीं था, लेकिन मैं डांस की कैसेट देख के डांस करते 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 12th में आया तक बहुत अच्छा डांस करने लगा था। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों साल जो एम्स के अंदर एक ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, तो उसमें तीनों बार मैं जीता। तो मैं 3 साल लगातार ऑल इंडिया चैंपियनशिप रहा हूँ फ्री स्टाइल डिस्को डांसिंग। फिर एक दिन टांग टूट गई, बाइक चलाता था, स्टंट मारते थे तो मल्टीपल फ्रैक्चर। उसके बाद थिएटर वर्कशॉप शुरू हो गई। मतलब टांग में प्लास्टर था, 6 महीने कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन खाली बैठ नहीं सकता था। वो कर लिया, उतरा तो बॉम्बे आ गया। तो बट ये था कि अब डांस नहीं करना, अब एक्टिंग करनी है। तो फिर थिएटर वर्कशॉप्स की खूब जम के, और तब तक जितने मेरे गुरु मिले थे, रजत कपूर हो, सत्यदेव दुबे हो, गोविंद नामदेव हो, वीना पानी चावला हो, महेंद्र जोशी हूँ, फिलिप्स बेनविस हो, मतलब आई गॉट नेम्स टू थ्रो। हाँ, तो नेम्स तो इन सब के साथ थिएटर के जाने माने इन सब के साथ मैंने कुछ वर्कशॉप्स करता रहा। और सबने यही बोला कि हर किसी को मुंह उठा के एक्टर हूँ मैं और एक्टिंग करना नहीं शुरू कर देना चाहिए, पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दैट इज़ वाई NSD इज़ देयर। तो कोई ना कोई, मतलब मैं आज भी अपने सब जो लोग देख भी रहे हैं उनको भी यही कहता हूँ कि बॉस, आपको अगर यहाँ इस प्रोफेशन में आना है तो ज़रूर पहले कोई ट्रेनिंग लेके आना। तो ये भी एक एक्सपर्ट का काम है, एक्टिंग भी ऐसे ही नहीं कि हर कोई कर ले। तो फिर इस तरह से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। प्रॉपर रामलीला के बाद डांस के बाद बॉम्बे आना, बॉम्बे आने के बाद थिएटर वर्कशॉप करना। फिर उसी में मुझे एक मेरा दोस्त है गिरीश मलिक, जो मेरे से पहले डांसर और एक्टर था, और वो भी डांस से एक्टर से फिर अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन चुके हैं वो। तो उनको आना था बॉम्बे, तो मैं उनको बॉम्बे बोला कि मेरे पास डिस्कोथिक की जितने भी हॉराइजन है, ताज है, उनकी फ्री की मेंबरशिप है, तो मैं आपके नाम ट्रांसफ़र करता हूँ। उनको मैं बॉम्बे लेके आया, कट शॉर्ट करता हूँ, मतलब उनको मैं लेके आया था बॉम्बे। फिर उनको एक सीरियल मेरा था वहाँ परवरिश करके, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यार इसमें मेरे भाई का रोल है। तो दैट वाज माय फर्स्ट टीवी शो परवरिश, जिसको ज्योति स्वरूप डायरेक्ट कर रहे थे, और मैं दिल्ली में था, बॉम्बे में इसको छोड़ के गया था। तो किस पे आता था सर वो? जी टीवी पे। हाँ, परवरिश और परिवर्तन वगैरह 1-2 शो थे जो मेरे पहले शो थे। तो परवरिश शुरू हुआ मेरा। परवरिश भी कैसे शुरू हुआ, गिरीश ने डायरेक्टर को बोला कि उनको डांसर और एक्टर चाहिए था। उन्होंने बोला मेरा दोस्त है दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, पहले दिन ही मुझे बिना ऑडिशन के, बिना किए कास्ट कर लिया। और फर्स्ट डे ही मैं शॉट में बैठा और पहली बारी माइक पे आवाज़ सुनी, अबे गंदा दिखता है यार ये, इसका शक्ल का कुछ करो। अच्छा। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था कि मैं गंदा दिखता हूँ और मुझे इसका शक्ल का कुछ करो। तो मैं मतलब एकदम से ऐसे मुंह उतर गया, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे। तो मेरा डायरेक्टर बार बार बोला, अबे यार क्या कर रहे यार, कहाँ से उठ के आ जाते हैं यार, गिरीश किसको लाया यार तू। वो भी बेचारा ऐसे हो गया, और मैं काटा तो खून नहीं, क्या करें। मन बोल दिल में सिर्फ इतना चल रहा था, यार एक सीन मिले मुझे, ये तो बैठे वाले कुछ कर नहीं पा रहा, एक सीन मिले तो बताता हूँ मैं डायरेक्टर साहब को कि मैं एक्टर कैसा हूँ। तो उसी में फिर एक किरण कुमार के साथ में एक सीन है जहाँ गिरीश और मेरा झगड़ा होता है, और किरण कुमार मुझे थप्पड़ मारते हैं और मैं रिबेल करके उनको, तो 1 शॉट था। और वो सीन जैसे ही हुआ तो डायरेक्टर ने उठ के ताली मारी, और फिर नहीं बाज आया मेरे डायरेक्टर, में नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बोला यार ये दिखता अच्छा नहीं लेकिन एक्टर बड़ा अच्छा है। Finally, that is how I started my career in television. That was परवरिश, and immediately मुझे साथ में ही परिवर्तन सीरियल मिल गया था। मैं गोविंद नामदेव जी के साथ में, वो उस टाइम मिल रहे थे लोगों से, मैं भी साथ में जाता था। तो उन्होंने भरत रंगाचार्य से मुझे मिलवाया, तो भरत जी ने मेरे को एक रोल ऑफर किया, नेगेटिव रोल। तो उस परिवर्तन का मेन नेगेटिव बाद में मुझे कास्ट किया गया था। दैट इज़ हाउ माई टीवी सीरियल लाइफ स्टार्टेड। तो कैसे सर टीवी सीरियल से फिल्म में कैसे आपका आना हुआ? फिल्म में प्रशांत नारायणन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, एक्टर है। तो हम लोग थिएटर कर रहे थे, पृथ्वी पे वर्कशॉप्स करते हैं, मैं, मकरंद देशपांडे, अनुराग भी बाद में जुड़ा हमसे, विजय मौर्य भी था उसमें, काफ़ी सारे आज के डेट में बहुत बड़े स्टार हैं लोग। तो हम लोग सब थिएटर वर्कशॉप करते थे। उसमें प्रशांत अगेन, वो उसने, मुझे तो नहीं पता था बट उसने मेरा डांस वांस देखा हुआ था। तो उसने आके मुझे बताया कि दिल्ली में मैं जब डांस करता था, मेरा डांस उसने देखा करता, तुम बहुत अच्छा डांस करते थे। तो मैंने भी पूछा, तो दोस्ती हुई पहली। तो उसने मुझे बोला मैं केतन मेहता का असिस्टेंट हूँ और वहाँ कास्टिंग चल रही है, तुम आके मिलो।
प्रशांत इंट्रोड्यूस मी टू केतन, तो आई गॉट ओ डार्लिंग इंडिया। उसने बोला कि यार वर्कशॉप करते हैं हम लोग साथ में, तो ये अच्छा रहेगा लड़का। तो केतन ने इमीडिएटली मुझसे बात की, और तब ऑडिशन नहीं होते थे, बात करके डायरेक्टर जान लेते थे, और डायरेक्टर खुद कास्ट करते थे, तो उन्होंने कास्ट किया। दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। लेकिन माचिस से हाँ पहले आप पॉपुलर हो गए एकदम। पॉपुलर नहीं हुआ था, क्योंकि वो सीरियल जो था परवरिश कोई बहुत बड़ा हिट नहीं था, जबकि उसमें मेन लीड कर रहा था, मतलब मैं और गिरीश दोनों लीड में थे, और किरण कुमार के दोनों बेटे थे, तो वो इस तरह से, पर हाँ वो सीरियल हिट नहीं हुआ था। पर माचिस जब रिलीज हुई उसके बाद लगा कि हाँ अब कुछ हुआ है लाइफ में। हाँ, तो उस वक्त भी माचिस के बाद एक डायरेक्टर थे मेरे फेवरेट डायरेक्टर, तब जी पे मैं उनके साथ काम करना चाहता था, कैंपस सीरियल आता था, उनके डायरेक्टर थे संजीव भट्टाचार्य, जिन्होंने हमारा डायरेक्ट किया। संजीव जी बहुत प्यारी याद है। तो मैं उनके पास, और रवि राय जी और संजीव भट्टाचार्य, इन दोनों के पास में बहुत काम मांगने जाता था। तो बट वो मेरे को खाना वाना खूब खिलाते थे, और बहुत अच्छा दोनों सेट पे खाना मिलता था, तो लंच में मैं जाता था तो खाना वाना खिलाते थे मुझे, तो और काम नहीं दिया था कभी उन्होंने। तो फिर एक दिन मैं मैच देख के उदास सा बैठा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया हार गई थी, तो उदास बैठा था, उनको फ़ोन आया संजीव जी का कि यार तू क्या कर रहा है। मैं कहा सर मैं तो मैच हार गई इंडिया, तो मैं ऐसे होता, कहता यार हम भी मातम मना रहे, आ जा तू ऑफिस में बात करनी है। मैंने कहा क्या हुआ, कहते तेरे को एक रोल सुनाना। मैंने कहा सर आज सुनने उन रोल का मूड नहीं है, मैं ऐसे आता हूँ खाना खाने आपके पास में। कहते नहीं तू आ जा। तो उन्होंने मुझे रोल सुनाया, तो मैंने कहा सर ये तो, कहते एक बता रहा हूँ, ये एक रोल है, निगोड़ा नाम है, और तू जिंदगी भर याद रखेगा कि यार तूने कोई कैरेक्टर किया है, और तू उस नाम से भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये तो सर्वेंट का रोल है, तो मैं तो नहीं करूँगा, मुझे कोई और रोल बताओ, कोई हीरो का। अच्छा। तब उन्होंने, जैसे होता है बुलजाई एक्टर के एकदम दिल में चुभने वाली बात, बोले यार बाकी के दो लड़के हैं, वो हीरो है, एक छोटा वाला है, एक दूसरा है, वो दोनों हीरो, कहने को हीरो हैं, पर मैं हीरो वो काम तो किसी से भी करवा लूंगा, इस रोल के लिए ना मुझे एक्टर की जरूरत है यार, और वो तू है। पकड़ लिया उन एक्टर की दुख तेरे को। मैंने हाँ सर मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, और वो बोल दिया और फंस गया बस उसी रोल के अंदर। बाद में मेरे मतलब कम से कम 50 सीरियल छोड़े होंगे कि हर कोई आता था, सर एक रोल है लिखा ही आपके लिए। मैंने कहा सर्वेंट का, और यहाँ पे मैं कहा नहीं करना। तो 50 सीरियल मतलब वो, लेकिन वो एक कल्ट अमानत जो है सीरियल, उसके ऊपर बाद में मतलब 6.5 साल तक चला, और वो इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे पहला इतना बड़ा हिट शो है, जिसकी TRP जो है 19, 20, 21 तक गई थी। पहला ऐसा शो जिसके लिए चैनल ने पार्टी की थी, कोहिनूर ऑफ ZTV, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर का थैंक्स लेटर आया था कि इतनी फैन मेल जाती है हमारे पास कि उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा दे रहा है। तो ऐसा एक सीरियल जिसके आप मतलब सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, तो सिर्फ महाभारत या रामायण, उनके बाद अगर कोई सोशल ऐसा शो आया था तो वो सिर्फ अमानत था। आई एम प्राउड टू बी। हाँ। अच्छा रवि सर, हमने देखा है मतलब इंडस्ट्री में कि कोई रोल इतने हिट हो जाते हैं करते करते कि वो उसके बाद आपको सारे उसी रोल के ऑफर आने लग जाते हैं, आप इतना मतलब लोग आपको चाहने लग जाते हैं उस रोल में, आपको बोलने भी उसी नाम से लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ आपके साथ भी वो रोल करने के बाद कि उसी नाम से आपको बुलाने लगे हो? 200% ऐसा हुआ। मतलब अच्छा। ये रोल के लिए मैं आपको बताया था बीच में भी इंटरव्यू से पहले कि मैं सिंगापुर के लिए रोल मांगने चला गया था कि आप सिंगापुर जा रहे हैं मुझे भी ले चलो अभिमन्यु। तो मैं सिंगापुर में पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था। मैं शूट कर रहा था और पीछे से आवाज़ आई निगोड़े। तो मैंने देखा भाई सिंगापुर में कौन, सब चाइनीज़ दिख रहे थे। मैंने कहा यार चाइनीज़ में कौन, मतलब ये मेरे को निगोड़ा कौन। फिर देखा हाँ एक गोरा सा पंजाबी सरदार सा निकल के आया, निगोड़े। तो फिर ऐसी आवाज़ मुझे साउथ हॉल लंदन में भी पीछे से आवाज़ मारी गई थी वहाँ, तो वहाँ भी पंजाबी बहुत हैं यूके में, तो वहाँ भी मुझे निगोड़े, ओए निगोड़ा। तो ये दुबई में तो मुझे लगा था हाँ मेरा ये सेकंड नेम हो गया है निगोड़ा। तो इनफैक्ट निगोड़े के साथ एक दूसरा नाम मेरे साथ जुड़ गया था, निखिल। वो दूरदर्शन की वजह से निखिल, जो अब दूरदर्शन की TRP अपने आप में ही, दूरदर्शन की JRP इतनी है, बहुत देखा जाता है, उसकी रेंज बहुत बड़ी, इतने जितने चैनल हैं ये इनसे कहीं ज़्यादा दूरदर्शन देखा जाता है। तो मेरा
निगोड़े से भी ज़्यादा वो भी एन से ही है, निखिल कर्तव्य एक शो था मेरा, तो एहसास, तो उसमें मैंने निखिल का रोल किया था। वो इतना ज़्यादा लोगों से मैंने सुना ना अपना नाम, तो मुझे लगा यार वाकई मतलब मेरे 2 नाम और भी हैं। वो दूरदर्शन का शो, वो दूरदर्शन का था, और अमानत जो है वो जी टीवी का था। मैंने भी किया था सर दूरदर्शन में, गौरी शंकर थे वहाँ के तब, हाँ जाज थे वो, हाँ, आप जानते ही होंगे उन्हें। हाँ तो फौजी में शाहरुख के बड़े भाई जो बने थे, हाँ, उनका नाम मैं शायद मिस कर रहा हूँ, राकेश नाम था या उनका राकेश, कुछ। हाँ हाँ, तो उनके साथ मैंने वहाँ पर काम किया था। अच्छा। और काफी मैंने दूरदर्शन, दिल्ली में थे, थिएटर करते थे हम भी, तो शो करते रहते थे तो याद आ गया अभी, दूरदर्शन का भी अपना ही क्रेज हुआ करता था। क्या दिल्ली में मैंने थिएटर कभी नहीं किया, पर मकरंद देशपांडे ने ना स्पेशली मेरे लिए एक 5 पेज का, 5 से ज़्यादा मतलब आधे घंटे का उसने एक सोलो लुकी लिखी थी मेरे लिए, बिकॉज ही न्यू ही वांटेड टू एक्सप्लोर मी। उसने बोला रवि तू इतना अच्छा डांसर है, तू इतना अच्छा एक्टर है, तो मैं तेरे लिए कुछ ऐसा लिखूंगा कि उसको सारा तेरे को मैं उसमें एक्सप्लॉइट करूंगा। तो उसने वो पीस मेरे लिखा था जो आज भी मैं बोलते बोलते कभी कभी रुक जाना अच्छा होता, नहीं तो कभी बना बना रिश्ता छूट जाता है, फिर सोचता हूँ कि सोच कर बोलना अच्छा होता है। बोलने के बाद 4 घंटे ही आपको याद तो नहीं करना पड़ता कि किसने आपकी बेइज्जती की, और फिर टूटे रिश्तों को जोड़ने के लिए डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती है। इसीलिए सोचता हूँ कि बोलते बोलते रुक जाना अच्छा होता है। ये इस तरह का एक लंबी सोलो लुकी थी, बहुत लंबी। अभी रिसेंटली मैंने मकरंद को वापस सुनाई, तो उसने बोला लिख के दे मुझे, मैं खुद भूल गया हूँ तो वो दिल्ली से याद आया कि मैं ये सोलो लुकी मैंने परफॉर्म की थी दिल्ली में श्री राम सेंटर के बाहर। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा था मुझे अपने आप को, जब मैं बोल सका था कि यस आई एम एन एक्टर। तो श्रीराम सेंटर में भी श्रीराम सेंटर के बाहर दरी लगा के, आई वाज द ओनली वन। हाँ, फर्स्ट टाइम सब लोग हैरान भी हो गए थे कि यार ये कौन एक्टर आया है जो अपना दरी बिछा के खुद परफॉर्म कर रहा है, ताली मार के सबको इकट्ठा कर रहा है मजमा लगा के। तो मैंने वहाँ किया था वो। जी। तो थिएटर वैसे एज सच हार्डकोर थिएटर कभी नहीं किया। वहाँ तो सर अपने एनएसडी में जो चाय वाले थे भगवान दादा, बहुत फेमस थे वो तो। हाँ, बहुत फेमस थे। हाँ, सारे वहीं बैठे रहते थे, चाय पीते रहते। हम भी कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ से जरूर चाय पीते थे जी। तो सर रामलीला से डांसर भी आप हैं, आपने रामलीला भी की है, आपने थिएटर भी किया है, और फिल्में भी आप कर रहे हैं, सीरियल्स भी कर रहे हैं। इतना सारा टैलेंट सर, क्या मतलब कैसे इतना सारा टैलेंट आपके अंदर आया सर? थोड़ा हमें भी दे दो। नहीं, मास्टर ऑफ ऑल मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब कि क्या जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। थिएटर की वेरिएशंस हो गई सर, मतलब थिएटर तो आप कितने लोगों के साथ, आपने बड़े लोगों के साथ किया, और रामलीला का एक अलग ही क्रेज होता है। बिल्कुल। और दिल्ली की रामलीला देख लीजिए। मैं तो जब बॉम्बे आ गया था दिल्ली से, तो मुझे तो रामलीला ऑफर हो रही थी, तो फिर मैं यहाँ आ गया, मैं जा नहीं पाया। तो मेरा सपना ही रह गया। रामलीला करने का भी एक एक्टर का सपना होता है कि यार नहीं, बिल्कुल कुछ तो मजा आए, कुछ करें। कौन सा रोल था आपका फेवरेट? मुझे सर राम का रोल दे रहे थे वहाँ। राम दिल्ली जो रामलीला में जो हो रही थी, तो हम काफी थिएटर करते थे। तो रियल लाइफ में भी आप अश्विन राम इज अ गुड बॉय? रियल लाइफ में आई एम नॉट अ गुड बॉय, आई एम नॉट अ बैड बॉय, बस नॉर्मल बॉय। ओके। तो कैसे सर, मतलब इतनी सारी चीजें गॉड गिफ्टेड है या? गॉड गिफ्टेड नहीं है, मतलब मैं क्या बोलते हैं कि मैं लाइफ में और कुछ करना ही नहीं था, मेरे को बातें ही करनी थी और डांस करना था, नाचना था, एंजॉय करने आया हूँ लाइफ को, वही कर रहा हूँ मैं। जी। तो बाकी गॉड है, थोड़ा सा काइंड है, सबसे गोवा के स्पेलिंग पूछता है जब किस्मत खोलनी होती है, तो मेरी बारी आती है तो चेकोस्लोवाकिया की पूछता है। ये अच्छा बोला आपने। गॉड इज वेरी काइंड विद मी। तो उसने बोलता तू एंजॉय करता रहे, अगर तू स्टार बन गया तो तू एंजॉय नहीं कर पाएगा। सही बात है। ये भी होता है। हाँ। तो लाइफ मतलब सर यही है कि एंजॉय करते रहो। बिल्कुल। काम आ रहा है तो उसमें भी एंजॉय करो, नहीं आ रहा तो उसमें भी एंजॉय करो। बिल्कुल। तो सर आपने भी संघर्ष का पेन झेला है दूसरे एक्टर्स की तरह? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टली अभी तक संघर्ष ही कर रहा हूँ और कभी लाइफ में संघर्ष नहीं किया। दोनों बातें सेम है। जी। कि मैं पहले दिन से एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, आज तक एंजॉय करता आ रहा हूँ। पूरी जर्नी को बहुत मज़े से एंजॉय किया है, और जितने भी मेरे क्लोज फ्रेंड, जितने भी मेरे यहाँ जानने वाले हैं, उन सबको मालूम है कि ये बंदा ऐसा ही है और एंजॉय कर रहा है। हाँ, तो मतलब वो मैं बहुत खुश रहता हूँ। आज भी मेरे पास 2 गाड़ियाँ, लेकिन दोस्त हमेशा बोलते हैं क्यों बाइक पे जाता है, मैं क्यों बाइक पे जाता है बाइक में। मैंने कहा नहीं, मुझे मज़ा बाइक पे आता है, और मेरे पास साइकिल भी है और मैं पैदल भी चलना जानता हूँ, और 2 कार भी हैं। तो वो सब
मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं ज़िंदगी में, लेकिन मज़ा अभी भी जो डायरेक्ट बाइक पे आप हवा से बात करते हैं, नज़ारों से इंटरेक्ट करते हैं, वो चीज़ का जो मज़ा है ना, वो संघर्ष नहीं है, वो लाइफ है। तो अगर आप डिपेंड करता है कैसे देखते हैं संघर्ष को, तो मैं तो इसी तरह देखता हूँ, मज़ा आ रहा है बस। तो बाकी रही कि बहुत बड़ा स्टार बनने की, तो वो शायद कभी इच्छा कम थी, अब ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी पता चलता है कि पैसे भी होने चाहिए यार, ज़्यादा पैसे होने चाहिए थोड़े से। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, इतने पैसे भी है मेरे पास में, काफ़ी है। तो दाल चिकन के साथ, मतलब दाल रोटी के साथ में चिकन भी खा लेता हूँ पब्लिक के लिए। तो सर आप स्टार ही हैं। हाँ मतलब सो कॉल्ड मुझे लेके आज कोई फिल्म नहीं बना सकता ना, तभी मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट दैट सेलेबल कि मेरे को लेके फिल्म बन जाए, मतलब मेरे नाम को लेके फिल्म बन जाए। हाँ, तो बाकी ऐसे बहुत से एक्टर उनके नाम को लेके भी नहीं बनती और बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप बेटर ही हो। तो यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष आपके मायने क्या है। तो संघर्ष के मायने अगर आपकी ज़िंदगी में, मतलब आप कैसे देखते हैं उस चीज़ को, वो है। मैं ये बोलता हूँ कि संघर्ष के रूप बदल जाते हैं जी। हर जगह पे संघर्ष के रूप बदल जाते हैं, आपका नज़रिया बदल जाता है संघर्ष को लेके। अब संघर्ष मेरी लाइफ में तो कभी ख़त्म हुआ नहीं, और मेरा ये मानना है कि संघर्ष शायद किसी की लाइफ का ख़त्म नहीं होता। शाहरुख का भी नहीं ख़त्म हुआ, अमिताभ बच्चन का भी नहीं ख़त्म हुआ। अमिताभ जी ने तो खुद बोला कि मोहब्बतें से पहले वो खुद काम मांगने गए थे, वो इस तरह से गए थे। तो मैं आपको शायद पहले बता रहा था कि शाहरुख को अगर काम मांगना होगा, या जॉन को काम मांगना होगा, या आमिर को काम मांगना होगा, वो क्या करेंगे, वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अपने घर बुला लेंगे, फिर बोलेंगे सर ऐसा सा कुछ रोल दीजिए ना मुझे, या ये बनाते हैं ना, ये करते हैं, तो रूप बदल जाते हैं। तो उनको स्ट्रगल कुछ अलग तरह का है, मेरा स्ट्रगल कुछ अलग तरह का, आपका अलग तरह का है। तो लेकिन उसको कितना एंजॉय कर रहे हैं उसका, ये बहुत अच्छा है सर कि आपने अपने जीवन के हर पल को, हर संघर्ष को एंजॉय किया है, एंड अभी भी आप लाइफ को एंजॉय कर। अभी ये इंटरव्यू बहुत मजेदार बहुत मजेदार है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अश्विन का पॉडकास्ट बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, अभी भी मजा कर रहा हूँ। और ये मेरे ख्याल से इस तरह का मैं बहुत सालों बाद कर रहा हूँ। सर एक पंजाबी में भी हो जाए एक डायलॉग। पंजाबी यार मेरी बहुत अच्छी है, और पंजाबी की भी बड़ी सारे किस्से हैं, बड़ी सारी बातें हैं। पंजाबी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी यही है कि मैनू अज तक किसी ने पंजाबी रोल नहीं दिता यार, जबकि मेरा पहला सीरियल पंजाबी का अमानत बड़ा हिट सी, बहुत बड़ा हिट सी। मेरी फिल्म पहली पंजाबी दी बैकग्राउंड दी सी माचिस, वो बहुत बड़ी हिट सी। मेरा एक किकरां दे फुल करके पंजाबी का शो सी, वो बहुत बड़ा हिट सी मेरे अकॉर्डिंग। पर पंजाबी फिल्मां नहीं ऑफर करता यार कोई। और पंजाबी के जिन्ने बड़े डायरेक्टर है वो सारे मेरे एक टाइम तो दोस्त अच्छी जान पहचान वाले, भावें संदीप कंग होए, भावें जग्गू है जोड़ा हिट है, जोड़े होर भी पंकज बत्रा, सारे वो सारे मेरे यार। मतलब मैं यार कहने वास्ते कह सकना, मैं उन्होंने तो हाथ जोड़ गया, तुसी यार ही हो मेरे वैसे। ते कभी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ पंजाबी फिल्म ऑफर नहीं हुई मैनू, ਉਹਦਾ जरा थोड़ा है, या आएगी जरूर आएगी। ਹੁਣ कहना शुरू करता ना कैमरे ਦੇ ਅੱਗੇ, तो शायद वो भी आ जाएगी। सब तो पहले की होया सी, एक म्यूजिक डायरेक्टर राज कमल जी ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैं पंजाबी शुरू हो जाऊं थोड़ा हाँ, अरे मजा आ रहा है तो। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਮਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ 뮤직 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਦੋ, ਰਾਜ ਕਮਲ और सूर्य कमल। तो सूर्य कन्नू बोलते हैं, कन्नू ने ना मैंने एक बार बुलाया, उन्हें कहा यार तू पंजाबी का एक डायलॉग बोलदा, तू बड़ा प्यारा, वो मैं एक साह च बोल देना सी, उन्हें तुहानू बोल के दिखाना। जी जी। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ पार्टी शार्टी होती थी, कहता रवि वो सुना ना पंजाबी वाला डायलॉग। तो जबकि उसको पंजाबी समझ नहीं आती थी, पर वो मेरे से डायलॉग जरूर सुनता था। वो था कि पा के ना बाँह चक दांगे तां लावांगे ना ਠਾਂ कर देना, बाँ दा पता चलू तां साडे राह च घुग्गी घू ना करू, चिड़ी चू ना करू, कुत्तियां दे बंदे ने मूँह ते शहर चलाना, कर्फ्यू ट्रक कोई चलन देना ना रखना, संते दे शहर ते बंदे को पुछ के चलो भैन दे यार। उसको समझ कुछ आती नहीं थी, तो उसने बोला यार मैं ना एक गाना बना रहा हूँ अमिताभ बच्चन के लिए, मेरे को रवि जी ने रोल, मतलब उन्होंने उनको सेलेक्ट कर लिया गाने के लिए, मेरे को गाना दे रहा है, बच्चन साहब की फिल्म है बागबान, तो इसमें ना तू ये शुरू में गा। तो मेरा रिकॉर्ड भी हो गया था ये। अच्छा। मतलब वो स्टार्ट भी ऐसे था कि ओए पागना बाँ चक दांगे तां लावांगे ना ठा कर देना, बा दा पता चलू तां साडे राह च घुग्गी कूना करो, चिड़ी चू ना करो, कुत्ते दे बंदे ने मुंह ते शहर चलाना, कर्फ्यू ट्रक को चलना देना ना रखना, संते दे शहर ते बंदे को पूछ के चलो भैन दे यारो। तो फिर उसके बाद म्यूजिक धर जीना क्या दुनिया से डर डर के, असी इश्क करांगे रज रज के, ये गाना मुझे आज तक भूलता नहीं।
वो इसलिए नहीं बोलता कि ये गाना फिल्म में आ नहीं पाया क्योंकि वो कन्नू को वो गाना नहीं मिला। प्रीतम जी ने दूसरा गाना उसके लिए शाह वाह वो आ गया उस गाने के अच्छा, 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 तो वो पंजाबी का शुरू से ट्रेजेडी है मेरे पास, चाहे वो मेरी डायलॉग हो, चाहे मेरा कोई मनपसंद रोल हो। तो अब तो जिमी इतनी फिल्में बना रहा है मेरा यार, मैं उसको भी बोल चूंगा भाई पंजाबी फिल्म करा मेरे को, कोई अच्छा। कोई बात नहीं। एक थोड़ी सी दुखती रह गई पंजाबी वाला। वो पंजाबी फिल्म करने का आपका हाँ। एक सपना है। दैट्स यस, जरूर एक इच्छा है कि यार पंजाबी फिल्म ही करनी है उन्हें। तो सर आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा अब तक जो भी आपने काम किया? सी क्या है, एक्टर की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता क्या होती है कि मेरा फेवरेट रोल, अब आपके लिए शायद वो माचिस या शूट आउट लोखंडवाला या राजा भैया का असलम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए शायद वो रोल है जो अभी तक जो मैंने किया और वो बन के फिल्म आई नहीं है। ओह, एक फिल्म थी, हामिद अली डायरेक्टर थे और उन्होंने अंकुश को उन्होंने दोबारा बनाया था, जिसमें मैं और दो लड़के और इरफान उसमें मिलन था और ओम जी थे। वो बहुत प्यारा कैरेक्टर था मेरा, और वो था कि अंकुश जो फिल्म है नाना पाटेकर वाला रोल, वो थोड़ा सा अलग तरह का रोल वो मुझे दिया गया था। वो अंकुश को ही दूसरी तरह से बना रहे थे। और वो फिल्म 95% तो एक झटके में ऐसे बन गई 40 दिन के अंदर, 5% आज तक कभी बनी ही नहीं। अरे फिर एक और मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट रोल जो है वो शेरा क्रैक, जो महेश भट्ट साहब ने मेरे को दिया था। तो गिरीश तनुजा उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो आया स्टार पंजाबी पे। अच्छा, वो एक मैंने पंजाबी फिल्म की थी, अच्छा, लेकिन वो स्टार पंजाबी पे आई, फिल्म कभी वैसे रिलीज़ नहीं हुई। तो ये है, और फिर एक द फिल्म करके मेरा उसमें बहुत अच्छा रोल था, लेकिन फिल्म नहीं चली। फिर मैंने जल फिल्म के अंदर अगर आप देखो तो जल इंटरनेशनली एक्लेम्ड हुई, वो मुझे बुसान भी हमारी पूरी टीम को लेके गए, तो वो ज़रूर घूमने का वर्ल्ड मौका मिल गया। फिल्म की एप्रिसिएशन बहुत ही, नेशनल अवार्ड भी मिला उसको, लेकिन मेरा रोल ज़्यादातर लोग देख नहीं पाए वो। तो ये एक्टर की ट्रेजेडी रहती है कि वो आप काम तो अच्छे कर जाते हो, लेकिन वो कई बार आपके पसंदीदा काम जो है वो लोगों तक पहुंचते नहीं। टीवी का भी वन ऑफ माय फेवरेट रोल वाज स्वराज का चंद्रशेखर आज़ाद, जो नहीं पहुंचा लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक, 26 एपिसोड का था। तो ये एक्टर के साथ में रहता ही है, और जो हिट होता है वो सब देखते हैं। तो क्या सर अभी क्या करना चाहते हैं आप इंडस्ट्री में? कुछ ऐसा जो आपको लगे कि कुछ रह गया है जिसे अभी करना है, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा ड्रीम? एक है मेरी स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है। अच्छा, वो हर एक चीज़ की ना एक डेस्टिनी होती है। तो मैंने तो जब से मैं भोले शंकर का भक्त बना तो मैं छोड़ दिया मैंने, यार वो है ना, सब अपने आप वही कर रहे हैं। हम लोग कितनी भी कुछ कर लें कुछ नहीं होता। जो जब आपके लिए जो कुछ लिखा है ना, तो वो आपको मिलने वाला ही है, तो वो मिलेगा ही। तो मन्नत मेरी एक स्क्रिप्ट है जो मैंने लिखी है, जो पिछले 12 साल से पड़ी हुई है। उसको 4 बार 5 बार बिक गई है, उसके साइनिंग अमाउंट आ जाते हैं मेरे पास, पर फिल्म नहीं बनती। अब मैं ऑन रिकॉर्ड भी बोल सकता हूँ कि उसको मेरे से ज़्यादा बेटर नरेशन जो हमारे एक दोस्त हैं, CEO ऑफ वाईकॉम, तब वो क्लोसियम के CEO थे, अजीत अंधारे साहब। तो उन्होंने मुझसे वो स्क्रिप्ट बोला था कि यार बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है और ये बनाना है, तो इसको बनाते हैं। पहले वो सीरियल बनाने लगे, फिर कहते नहीं यार ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, इसका सीरियल नहीं, इसको फिल्म बनाऊंगा मैं। दैट टाइम ही वाज COO ऑफ क्लोसियम, अजीत अंधारे। तो फिर बनाते बनाते उन्होंने एक दिन मेरे को बोला, यार व्हाई डोंट यू टॉक टू गुलजार साहब कि यार वो डायरेक्ट करें तो मैं प्रोड्यूस करूँगा। तो मैं गुलजार साहब के पास गया, तो मेरे मतलब मैं उनको बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, बोल तो दिया, लेकिन गुलजार साहब तो गुलजार साहब हैं, वो मेरे लिए भगवान है। तो मुझे तो इतनी हिचक हो रही थी कि मैं उनको बोलूँ कैसे कि मैं लिखी है, कहाँ वो गॉड है मतलब राइटिंग की, और मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। फाइनली उसकी एक शो रील है जो मैंने बनाई हुई, मतलब जिससे मैं ट्रिगर होता हूँ, फिर मैं उससे स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो मैं जब निकलने लगा 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, वैसे तो मुझे डांट पड़ती है क्योंकि मैं कभी भी फ़ोन करके नहीं जाता, हमेशा बोलते हैं बिना फ़ोन करे मत आया कर, और मैं हमेशा चला जाता हूँ। तो वैसे ही चला गया, मैं मिल लिया, बातें कर ली, चाय पी ली, फिर जाने लगा। हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कैसे बोलूँ। फाइनली मैंने बोला
कि भाई मैंने ना कुछ लिखा था, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई। मैं ये भी नहीं बोल पाया कि मैंने कोई स्टोरी लिखी है, क्या लिखा है। मैंने कहा प्रेजेंटेशन बनाई है 1 मिनट की, आप देखेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ दिखा। तो मैंने वो दिखाई और दिखाते दिखाते वो नरेट करना शुरू कर दिया और वो सुनते गए। और मैं जब रुकता था कि तो वो बोलते थे हाँ आगे बोल। तो उन्होंने एक सांस में, मतलब वो मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटे तक उन्होंने लगातार मेरी पूरी कहानी सुन ली। तो मुझे सुनाते सुनाते बहुत अच्छा लगा कि भाई ने पूरी कहानी सुन ली मेरी। तो उसके बाद एंड जो था वो मेरे लिए ऑस्कर से कम नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, मतलब दोज वर्ड्स आर ऑस्कर फॉर मी। उन्होंने मेरे को बोला कि रवि, आफ्टर ईयर्स सम स्टोरी हैज ब्रॉट टीयर्स इन माय आईज। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगेन हर एक चीज़ का एक भाग्य होता है। उन्होंने बाद में मुझे बोला कि अब वो डायरेक्ट करेंगे ही नहीं कभी लाइफ में, बिकॉज बोले बोस्की कर रही है अब। तो मेघना जो है उनकी डॉटर, वो शुरू कर चुकी थी। तो बोले अब वो कर रही है डायरेक्ट, तो मैं नहीं करूँगा। तो फिर उनका कुछ काम भी चल रहा था, मुंशी रविंद्रनाथ टैगोर की बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ वगैरह का ट्रांसलेशन भी कर रहे थे, कुछ वो कर रहे थे। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने अजीत को बताया, फिर अजीत ने बोला फिर ट्राई करेंगे। तो ये बात भी हो गई 5-6 साल। उसके बाद फिर एक बार टिशू को भी सुनाई थी, उसको भी बहुत पसंद आई। तो वो एक है स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई जो बहुत अच्छी कहानी है। वो अगर मेरे पास खूब सारे पैसे कभी आए तो मैं बनाऊंगा। अगर मैं नहीं भी डायरेक्ट करूंगा तो मैं एज अ राइटर मैं चाहूँगा कि वो फिल्म बननी चाहिए और वो लोगों के सामने आनी चाहिए। ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया। वो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा। क्या है सर उसका मतलब? 1 लाइन अगर आप बताना चाहें तो। 1 लाइन बहुत घिसी पिटी 1 लाइन है यार। अच्छा। मतलब ऑडियो बना लो, मैं तो चैलेंज करता हूँ बना लो यार। वो बाप चाहता है कि बेटा और हो जाती है बेटी, इससे ज़्यादा घिसी पिटी लाइन कोई है नहीं। तो लेकिन उसकी 1 लाइन अगर आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसी बेटी जो अपने बाप के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं देख सकती, उसको अपने बाप को कभी ज़िंदगी में हंसता नहीं देखना है। तो ये कहानी है उस फिल्म की। मतलब एक ही लाइन में सारे इमोशंस डाल दिए। रवि सर, आपने माचिस जैसी इतनी बढ़िया फिल्म की है गुलजार साहब के साथ, तो कुछ गुलजार साहब के साथ बिताई हुई यादों के बारे में कुछ तो हमें बताइए। क्या लम्हे थे वो? क्योंकि गुलजार साहब तो कमाल के डायरेक्टर भी हैं, कवि भी हैं, और उनकी लेखनी में वो ताकत है कि मतलब इंसान जीने लग जाता है। वो गुलजार साहब ऐसी हस्ती हैं, मतलब उनके साथ जुड़ना ही मेरे लिए मेरी किस्मत की बात है। और उनके साथ बिताई हुई यादें क्या, मतलब जिस दिन से मैं गुलजार साहब के ऑफिस में नॉक करके माचिस के लिए अपना बायोडाटा छोड़ा था, वो दिन से लेके आज तक के दिन की मैं किताब लिख सकता हूँ पूरी की पूरी। ऐसी कोई लम्हा है ही नहीं जिसमें गुलजार साहब रहे हों और मैं भूल गया हूँ। मतलब माचिस का एक एक सीन, एक एक ट्रैवल से लेके, मतलब हम ट्रेन से ट्रैवल किए थे कोटा, वो भी मुझे सारा याद है। ओम जी भी थे, ओमपुरी साहब और मनमोहन सिंह, निंदी जी, गुलजार साहब, मैं और जिमी, हम लोग ट्रेन में गए थे कोटा। तो वहाँ से लेके कैसे सारी फिल्म की हर सीन के, हर गाने का, हर सीन का, हर एक चीज़ का एक मतलब जैसे इंसाइक्लोपीडिया है वो फिल्म माचिस। वो एज अ स्क्रीन प्ले भी सबके लिए और एक्टर्स के लिए वो एक एक लम्हा जो है वो एक एक सदी की तरह जिया हुआ है। ऐसा मतलब कि लाइफ का वो कभी भूलता नहीं। वो आपकी एक तो पहली फिल्म थी इस तरह की, ऐसा एक्सपीरियंस। तो आपने पूछा कि तो इसलिए बताता हूँ। पहला किस्सा जो मुझे स्टार्ट होता है तो स्टार्ट से ही बताता हूँ, पहली जर्नी से स्टार्ट हो रहा है। वो है जब हम ट्रेन से जा रहे थे, मैं था, गुलजार साहब थे, मनमोहन सिंह थे, निंदी जी थे, हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट नरेंद्र जी, और जिमी था, तो हम, और ओम जी थे, ओमपुरी साहब। तो अब मैं मौका ढूंढ रहा था कि इस तरह से पहली बार बात हो गुलजार साहब से। तो बड़ी देर तो उनके किस्से सुन रहे, हंसी मजाक चल रहे थे, मन जी के, ओम जी के, गुलजार साहब के। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करके मुझे भी बात करनी है, कुछ ना कुछ करके मुझे भी बात करनी। तो मैं अचानक से बीच में मैंने बोल दिया, भाई आपने एक फिल्म बनाई थी ना लिबास, उसका क्या हुआ? तो गुलजार साहब ने जो तपाक से आंसर दिया ना, वो हम सब लोग कम से कम नहीं तो आधा घंटे तक हंसते रहे। गुलजार साहब ने एकदम से बोला कि जैसे आप मुझसे पूछे कि लिबास का क्या हुआ। लिबास का क्या हुआ? बेटा वो लॉन्ड्री में पड़ा है।
और इतना एक्सटेम्पोर था या पता नहीं क्या, मतलब वो एक्चुअली में लिबास फिल्म जो है उस वक्त जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो वो लैब में, उस वक्त लैब होती थी ना, प्रिंट बनता था, धुलने के लिए लैब में जाती थी, तो धुलने के लिए गई थी फिल्म। वो कहते बेटा वो लॉन्ड्री में गया, फिर वो निकला ही नहीं। अच्छा। अभी तक धुला ही नहीं वो। तो ये पहला किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो गुलजार साहब ने बोला बेटा वो लॉन्ड्री में गया। फिर उनको बहुत गुस्सा था जो मैंने एक कैप पहनी हुई थी, जो अगर आप देखोगे फिल्म तो उसमें छोड़ आए हम वो गलियां, उसमें मैं ना एक कैप पहने हुआ हूँ, तो वो गुलजार साहब को कभी पसंद नहीं आई थी। तो वो हमेशा वो बोलते क्यों यहाँ पहन रहे हैं, मैंने कहा नहीं भाई मेरे को अच्छा लगता वो है बैग और कैप। उसका एक और किस्सा है, वो क्यों मैंने पहना था, क्यों कैप रखी थी, उसकी एक अलग ही कहानी है। तो बट वो गुलजार साहब एक दिन मैं एक गाना जो छोड़ा हम गलियां के अंदर, ऊपर पेड़ों के ऊपर हम जा रहे हैं और नीचे से कैमरा लगाया हुआ था और कहीं टैली के अंदर बहुत दूर हम लोग वॉक कर रहे हैं। अब चले गए ऊपर तो मैं कैप नीचे भूल गया। ओह अच्छा। तो असिस्टेंट था सम्राट, तो भागा भागा सर वो कैप भूल गया, तो दौड़ गया। उसको आधे रास्ते से भी थोड़ा सा कम गया था वो, उसको गुलजार सर बोला सम्राट वापस आ। सम्राट क्या हुआ सर वो कैप भूल गया, वापस आओ। तो सम्राट कैप लेके वापस आ, उसको बुला लेके आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम भूलेगा नहीं वो। तो मुझे ऊपर से बुलाया क्या। अच्छा। मैं नीचे आया, चलता चलता ऊपर गया इतनी दूर। तो बट वो ऐसे सिखाते हैं, ये चीज़ हमारी ट्रेनिंग भी हुई है कि बस कंटिन्यूटी जो है एक्टर को खुद भी ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, हर मतलब चप्पा चप्पा चरखा चले जो गाना इतना आप देखते हैं कि चप्पा चप्पा चरखा चले, सब लोग खुश हैं, इतना ही हुआ है, मैं हंस हंस के डाइव मार के यार वे गा रहा, पूरी लाइफ है उसमें। बट उसके हर शॉट के बाद मैं इतना रोता था, मतलब रो रहा था, शॉट खत्म होता था और मैं ऐसा फिर सब मेरे पास कोई नहीं आता था, फिर जाके फिर किस्सा हुआ था वहाँ पे कुछ, तो मैं फिर संभालता था अपने आप को शॉट के बाद में, आंसू वहाँ से पोंछ के, फिर जैसे ही चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी कट, ऐसे होता था मेरे साथ। वो मैं उसमें क्या मतलब ऐसा क्यों सर, क्या हो गया था? वो जब गाना शूट हो रहा था तो गाने से पहले जो कॉस्ट्यूम जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर थे, हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सलीम आरिफ साहब, तो उन्होंने बोला कि ये पहन लो। तो उसमें एक जैकेट मुझे पसंद नहीं थी और अच्छा नहीं था, आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और मुझे लगा था ये अच्छी नहीं है जैकेट और उसके साथ जा नहीं रही है। तो अब और वो गाना जल्दी शूट करना था क्योंकि हमें लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था उस टाइम। तो मैं उनको बोला यार, उसको डांट रहा था अपना कॉस्ट्यूम वाले को, क्या यार तेरे को बोला 10 बार ये जैकेट नहीं दूसरी दे। इतने में पीछे से सलीम आरिफ आ गए, तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि अबे एक्टिंग पे ध्यान दो, कपड़ा पहने आता है चलो। एंड मैंने अभी उससे पहले तक मैंने तब तक इस तरह से मतलब डांट सुनी नहीं थी, और मेरे आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन हाँ उस वक्त मुझे बहुत लग गई कि एक्टिंग पे ध्यान दो, कपड़ों पे नहीं। आपने एक्टर तो देखिए, मतलब बोलते गए कुछ ना कुछ, एंड मेरा उसी टाइम रोना निकल गया। आई कुड नॉट कंट्रोल इट, और उस टाइम कोई भी मुझे चुप हो जा या वो बोलता तो मैं शायद ज़्यादा रोता। तो इसलिए बहुत सारे जो चाहे मंजी हो, जो गुलजार साहब, उनको पता था कि इस टाइम ये किसी और मूड में चला गया है, इसको थोड़ा सा भी और किया तो ये शायद शूट भी नहीं कर पाएगा। तो चुपचाप से सुनील सर और जिमी भी आके, मतलब उन्होंने ही बोला चुपचाप करना, टेंशन, तो वो मेरे को नॉर्मल कर दिया, और मैं नॉर्मल हो जाता था शॉट से पहले, लेकिन शॉट के बाद फिर फूट के रोने लग जाता था। तो दिस इज एक्टर्स लाइफ, कि आप कई बार स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उसके पीछे का सच कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलते भी है ना, शो मस्ट गो ऑन। हाँ बिल्कुल, जो हो रहा है वो बाद में फिर करेक्ट है, वो शो मस्ट गो ऑन। तो बाद में 3-1 साल बाद हम लोग किसी पार्टी के अंदर, उन्होंने पकड़ के मेरे को सलीम महीने, अभी भी नाराज है, नहीं अब खत्म हो गया। जी। हॉलीवुड में कुछ करने का सर आपका मन है?
मैं बहुत सारे लोग हमारी इंडस्ट्री से अब काफी काम कर रहे हैं हॉलीवुड में, तो आपको भी ऐसा कोई ऑफर आया? बिल्कुल आया, मैं किया भी है। और मैं आपको इसी हॉलीवुड से रिलेटेड एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि गॉड ने जब भी दूसरों से पूछा उनकी किस्मत के बारे में तो उनसे गोवा का स्पेलिंग पूछे, और मुझसे पूछा तो बोला बेटा तेरी किस्मत खोलने जा रहा हूँ, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बता। तो ऐसा कई बार मेरे से मतलब करवाया भगवान ने। तो लेकिन अब फिल्मों के पोस्टर के लिए उसने लोगों से चेकोस्लोवाकिया की पूछी, मेरे लिए गोवा से। मतलब अगर मैंने 25 फिल्में की हैं, अगर मैंने माचिस से लेके दायरा, 1084 की माँ और चिंगारी, राजा भैया, द फिल्म, जल और ऐसी कई, इवन फॉक्स, यार कोई खेल नहीं है, अगर मैंने 25-30 फिल्में की हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट रोल किए हैं तो भगवान ने मुझे लकी रखा है कि मैं आधे से ज़्यादा फिल्मों के पोस्टर में भी हूँ। शूटर लोखंड वाला, उनके पोस्टर पे भी हूँ। एक ही हॉलीवुड की फिल्म की मैंने, द सोलर एक्लिप्स, उसके भी पोस्टर में हूँ मैं, जहाँ स्टीवन लैंग जो इतने बड़े एक्टर हैं वो हैं, ओम जी भी हमारे यहाँ से, और बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के हीरोज़ हैं उसके अंदर। 600-700 करोड़ की पिक्चर बनी थी वो, तो उसके पोस्टर में भी हूँ। दैट इज़ माई लक। तो वहाँ मैं थोड़ा सा लकी भी मानता हूँ अपने आप को। एक ही फिल्म की है हॉलीवुड की, तो जल्दी दूसरी भी करूँगा, क्योंकि उसके डायरेक्टर जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं मेरे को। तो क्योंकि सेट के ऊपर मैं सबको हंसाता रहता हूँ या पंगे लेता रहता हूँ, प्रैंक करता रहता हूँ, उस वजह से वो डायरेक्टर जो है मेरे साथ काम करके हमेशा मेरे को फेसबुक पे भी मैसेज कर देते हैं कि यार रवि तेरे साथ करेंगे दोबारा काम। उनकी जबकि लैंग्वेज कुछ और रहती है, मैं ट्रांसलेट करके अच्छा। तो ये है हॉलीवुड की फिल्म। बीप लगा देंगे, बोल दो आप। पंजाबी में गालियाँ होती है ना सर, बड़ी फनी गालियाँ होती है। बिल्कुल। अच्छा रवि सर, एज ए एक्टर जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो कास्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए। तब कास्टिंग कैसे होती थी और अब कास्टिंग किस तरह से हो रही है? यार वो ऊपर वाला है ना, वो आपको एक हर चीज़ लिख के आई हुई है, मैं ये मानता हूँ। और ये मानना भी मैंने तभी से शुरू किया जब माचिस में मेरी कास्टिंग हुई। फिर जब मुझे मेरी कास्टिंग का जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद फिर मुझे मेरे बाकी के तीनों को एक्टर, जिमी, चंद्रचूड़, सुनील भाई, इन तीनों की कास्टिंग जैसे हुई तो ऐसे लगा कि वाकई यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो अगर आप कुएं में जाके डुबकी मार के बैठ जाओगे ना, नहीं मेरे को नहीं करना, तो कोई आएगा बालों से खींचेगा, कुएं में से निकालेगा और खड़ा कर देगा आपको, ये तेरे लिए बना, ये तू ही करेगा। तो कास्टिंग के लिए ये तो मेरा वैसे वो जवाब रहेगा कि जो आपके लिए रोल लिखा है ना, वो आपके लिए ही लिखा है। तो पहले डायरेक्टर्स देखते थे, बात करते थे और कास्ट कर लेते थे। अब कास्टिंग डायरेक्टर्स अलग तरह से ऑडिशंस लेते हैं, तो और ऑडिशन चलते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस ऑडिशन लेते हैं, कास्टिंग एजेंट्स आ गए हैं, अब दुनिया बदल गई है। अब आपको बड़े बड़े एक्टर्स भी कास्टिंग के लिए ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो शुरू में जब नया सिस्टम बदल रहा था, जब डायरेक्टर्स ना सेलेक्ट करके कास्टिंग डायरेक्टर आ गए थे, अब कास्टिंग एजेंसीज आ गई हैं, तो जब मुझे ऑडिशन के लिए बोला जाता था, मुझे लगता था यार मैं 150 शो कर चुका हूँ और अब मुझे क्या ज़रूरत है ऑडिशन देने की है, मतलब आप देख नहीं रहे मेरे को। तो एक शो था, दो सहेलियाँ, जो रत्ना, अनुभव की वाइफ रत्ना जो है सिन्हा, वो डायरेक्टर थी, उसकी प्रोड्यूसर भी थी। तो दो सहेलियों की, तो वहाँ मैं, जहाँ घर है वहाँ आप नाराज़गी खुल के जाहिर कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर भी दोस्त था, तो मैंने उसको बोला तुम बेवकूफ़ हो यार, सॉरी बीप लगा देना कहीं से निकल जाए तो मैं यार बेवकूफ़ है यार तू, मतलब मेरा क्या ऑडिशन लेगा, मेरे कौन से ऐसा रोल मतलब जो है जो अब तक नहीं किया है मैंने शोज़ के अंदर। तो ऐसे बोलता, मैंने कहा क्या, कहता आप रुको जरा। उसने फिर मुझे कुछ ऑडिशन दिखाए, वो देख के मैं एकदम से ऐसे हो गया कि अब ज़िंदगी में इसके बाद मैं कभी ऑडिशन के लिए मना नहीं करूँगा। रंजीत साहब को ऑडिशन किया था उन्होंने। अच्छा। और कादर खान को ऑडिशन के लिए फ़ोन करके बोल रहे थे, कहते ना भाई तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है, उसका बाप रोल वो कर चुके, कौन से गेटअप में तुम ऐसा सोच लोगे कि रंजीत भाई का कैसे तुम ऑडिशन ले सकते हो यार। और वो दे के गए, इतने बड़े एक्टर। वो असरानी साहब को उन्होंने फ़ोन करके बोला था, मैंने कहा पागल हो क्या, आर यू मैड,
मतलब लिटरली वो नाम जो लिखे थे देख के, उनमें से दो उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा उन 3 बड़े एक्टर्स का, एक तो गलती से ले चुका हूं मैं, तो मैं देख के उन्हें कहा ये लोग आज, और उनको कोई से बंगले गाड़ियां हैं यार, बिल्कुल करोड़ों हैं उनके पास में, पर उन्होंने आके ऑडिशन दिए और मैं मतलब मैंने कहा मैं तो क्या हूँ, तो चुप। फिर मुझे रत्ना ने बुला के बोला ये चैनल वाले हैं, ये मांगते हैं कि आज की डेट में वो कैसे लगते हैं, क्या अपीयरेंस है, क्या है वो। मैंने कहा यार, मैं उसका भी जवाब दिया, मैंने कहा यार मुझे ये मत बोलना कि आज की डेट में, मतलब मैं एक ऐसे ही नाम लेता हूँ कि आप असरानी जी या कादर खान को आप बोल सकते हो कि कैसे लगते होंगे आज की डेट में। अबे ऐसी की तैसी जो कैरेक्टर है, वो नाम जो है वो बहुत है, उनको ऑडिशन की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो फिर भी चैनल को देखना होता है। मतलब वो भी किस्सा था कि रमेश सिप्पी एक सीरियल बनाने गए थे, तो बोला स्टोरी किसकी, बोला मुंशी प्रेमचंद की, तो बायोडाटा लेके आओ उनका। तो मतलब ऐसे लोग बैठे हैं तो कैसे चलेगा। तो अब कास्टिंग अलग है, कुछ मेन कास्टिंग डायरेक्टर जिनका प्रभुत्व चलता है वो खुद भी एक्टर हैं और वो खुद भी करते रहते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए उनको। तो अब कास्टिंग डायरेक्टर का सिस्टम आ गया है। पर जैसे कि मैंने बोला, माचिस की कास्टिंग के वक्त ना क्या हुआ था कि मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं, एक बकेट लिस्ट होती है ना कि 5-6 डायरेक्टर्स थे, गोविंद निहलानी, गुलजार साहब, केतन मेहता और रमेश सिप्पी, श्याम बेनेगल, और ये 5-6 नाम मेरे लिखे हुए थे, इन लोगों के साथ काम करना है। आई वॉज लकी एनफ कि विद इन 3 ईयर्स में ये 6 के साथ काम कर लिया, विद इन 3 ईयर्स। तो दयाल निहलानी भी थे उसमें, मैंने उनकी फिल्म की थी, तो उनके साथ में भी कर लिया था। तो गोविंद जी के साथ में भी कर ली, अमोल पालेकर के साथ भी कर ली, गुलजार साहब, श्याम बेनेगल, केतन मेहता, इन सब के साथ में मैंने, मेरी शुरुआत ही इनके साथ में। फिर एक जो नहीं सोचा था, कल्पना लाजमी, उनके साथ अपने आप हो गई। तो भूपेंद्र ने मुझे कास्ट किया था चिंगारी फिल्म। तो माचिस की कास्टिंग कैसे हुई थी वो बताता हूँ मैं आपको। मैं जब बॉम्बे आया था, ये लिस्ट लेके आया था, तो उसके बाद में ना, तब आप हर जगह पे जा के बायोडाटा देते थे हम लोग, अपनी फ़ोटो के साथ में नंबर लिख के पीछे और देते थे, और उस पर बायोडाटा लिख देते थे। नहीं तो मैंने क्या किया था कि इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स कराने पैसे थे नहीं, कैसे करूँगा। तो मैंने एक फ़ोटो ली और एक फॉर्म भरा और उसके ऊपर फ़ोटो चिपकाई और उसकी फ़ोटो स्टेट निकल करवा ली। तो उस फोटो स्टेट को मैं सब जगह, वो पड़ती थी मेरे को 50 पैसे की, तो एक कॉपी पड़ती थी। अगर मैं वो लेता तो उस टाइम वो 4 रुपए की कॉपी होती थी। तो मैंने वो लिया, मैंने कहा यार ये फ़ोटो है, ये मैं हूँ और ये मेरा बायोडाटा, सबको बांट दिया। उस वक्त इमेजिन आपके पास में जब बॉम्बे आते हो तो लैंडलाइन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, मोबाइल नहीं था जब मैं आया था, तो 94 की बात कर रहा हूँ। तो एक वॉइस मेल सर्विस थी MTNL की, जिसका नंबर मैंने लिखा था कि जहां अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपका वॉइस रिकॉर्डर होगा, तो बोलेगा हाय मैं रवि गोसाई बोल रहा हूं और आप मेरे इस नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दीजिए एक बीप की आवाज़ के बाद। तो फिर आपको मैसेज छोड़ दिया था कि इस नंबर पे फ़ोन कर लो, उससे ऐड फिल्म या TV या फिल्म वाले आपको कॉन्टैक्ट कर लो। तो मैंने वो छोड़ दिया। थोड़ा किस्सा लंबा है, मैं फिर भी जल्दी सुनाने की कोशिश करूँगा। तो वो मैंने वो छोड़ दिया। अब वो बात हो गई ख़त्म। उसके बाद मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ में रहा था, भूपेंद्र सिंह, भूपी, जो एक्टर भी है और क्रिकेटर भी था, तो क्रिकेटर भी है और एक्टर भी था, दोनों बातें सेम है। तो उसने मेरा नाम रिकमेंड किया गुलजार साहब को। उसने मुझे आगे बोला यार माचिस बन रही है, ऐसे ऐसे 4 लड़के टेररिस्ट हैं और हीरो है, चारों के चार, तू जाके क्यों नहीं मिलता। गुलजार साहब इज लुकिंग फॉर गुड एक्टर्स। तो उसने मेरा प्लेस वगैरह पृथ्वी वगैरह के देखे हुए थे, मतलब वर्कशॉप्स, तो ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस कि बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तो उसने बोला मैं तेरा नाम रिकमेंड कराया। तो मैं जबकि गुलजार साहब के पास में 2-4 बार 5 बार वो पेज छोड़ के आ चुका था, तो उसने फ़ोन लगा और बाई चांस गुलजार साहब के ने ही उठा लिया। तो उसने बोला सर मैंने बात की थी, मैं भूपी बोल रहा हूँ, रवि गोसाई को भेज रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं चला गया फटाक से बैंड्रा कोजियो में पहुंचा, वहाँ जाके मैं गुलजार साहब से, अब जाने से पहले उसने मुझे बोला था कि यार वो ना थोड़ा सा चाह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, जैसे अभी इस टाइम मेरी है ना, थोड़ी इधर से थोड़े ऐसे आई हो, वैसे खोदे सरदार बोलते हैं पंजाबी में, तो बोलते खोदे सरदार टाइप ना एक्टर देख रहे हैं, सरदार का रोल है और जिन्होंने दाढ़ी कटवाई, बाल कटवाए हैं और उनके दाढ़ी आती है लेकिन पूरी नहीं आती। तो मैंने कहा अच्छा। और उस वक्त मैं एक
बुक पढ़ रहा था, स्टेसबर्ग मेथड ऑफ एक्टिंग। ओके। तो स्टेसबर्ग मेथड ऑफ एक्टिंग में वो एक टिप था अबाउट कास्टिंग। ओके। तो उस टाइम मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था, तो शायद ये भी भोलेनाथ ने मेरे को पढ़वा दिया एक दिन पहले। तो मैं गया सीधा वॉशरूम में, तो मेरे ऐसी जैसे अभी रखी है ना दाढ़ी मूछ, ऐसी थी उस टाइम, उससे इससे थोड़ी कम थी, जैसी चाहिए थी वैसी थी। तो मैं वॉशरूम में गया, मैंने शेव कर ली पूरी। तू भूपी पागल हो गया, शेव क्यों कर ली? उनको तो ऐसी सी दाढ़ी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा हाँ यार हो गया, सॉरी, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो मैं चला गुलजार साहब के पास, वहाँ मेरे हुआ तो बैठे। अब मेरे पास में एक फोटोग्राफ थी जिसमें थोड़ी बहुत, अच्छा गुलजार साहब सुन लेंगे ना, मेरे को मारेंगे बड़ा, मैं जो बताने जा रहा हूँ। तो वो मेरे पास एक मेरे पास फोटोग्राफ थी जिसके अंदर ऐसी दाढ़ी मूछ जहाँ थोड़ी थोड़ी है, काफ़ी प्रोमिनेंट, मतलब उगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे माचिस में मेरी जो एक्चुअली में जो थी ना, वो वैसी फोटोग्राफ थी मेरे पास एक, तो मेरी जेब में पड़ी थी। अब मैं गया और जाके उनसे बात करनी शुरू की, और मैं उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर हो गया था। 4-5 चीज़ें ऐसी मैंने पृथ्वी में कर ली थी, इससे मुझे बहुत अच्छा विश्वास आ गया था अपने ऊपर कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो मैंने जाके एक लाइन ज़रूर बोलता कि सर मैं अच्छा एक्टर हूँ। तो ये बोलने के लिए भी आपको अपने आप को अप्रूवल देना पड़ता, जो मैं दे चुका था। तो मैंने बोल दिया गुलजार साहब को। तो उन्होंने वो बात करके लगा, कहते बेटा मैं ना, मतलब तू ऐसे तो ठीक है तेरे इसके, पर मैं चाह रहा था देखूं तेरे फेस पे, तेरे तू क्लीन शेव है ना बेटा, मैं चाह रहा था कि तेरे दाढ़ी देखूं कैसी आती है, मुझे दाढ़ी देखनी तेरे। तो मैंने उसी टाइम एक्टिंग शुरू की। आपको बताता हूँ क्यों। अच्छा। मैंने थोड़ा सा आंखों में नमी सी ला के एकदम, जैसा कि मेरे हाथ से रोल निकल गया है, हल्का सा ऐसे बोला, भाई मेरे दाढ़ी मुझ तो आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती है, इधर इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी इधर। जो भूपी ने मुझे गुलजार साहब की लैंग्वेज बोली थी, मैंने वापस वही उनके सामने एक्टिंग, सर थोड़ी थोड़ी आती है, हाँ वैसी चाहिए मुझे, तेरे को नहीं आती दाढ़ी पूरी मूछ? मैंने कहा नहीं। मैं कहते हाँ वैसी तो चाहिए। मैं कहा अच्छा भाई ये एक फ़ोटो है मेरे पास में। तो उन्होंने फोटो देखा, तो फोटो ऑलमोस्ट वही थी जो वो देख रहे थे। अब स्ट्रेसबर्ग का मैंने क्यों जिक्र किया था, स्ट्रेसबर्ग में लिखा था कि डायरेक्टर के सामने ना कभी भी 100% बन के मत जाओ। जो कैरेक्टर वो देख रहा है, अगर उसे देखते लगेगा ना कि यार ये तो बिल्कुल वही है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। अच्छा। अगर उसको लगेगा ना हाँ यार ये ही इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, तो आप ऐसे सिलेक्ट हो जाओगे। तो मेरी जो उस टाइम लुक थी ना, बिल्कुल मतलब वैसी सी थी जो गुलजार साहब देख रहे, तो मैंने हटा दी वो। अच्छा। उसकी जगह फोटो रख ली। अच्छा। वो देखी तो उन्होंने उसको बोला, क्या आवाज मारी, यार इधर आओ, क्या बेटा क्या पिएगा? जैसे उन्होंने बोला क्या पिएगा, मैंने कहा काम बन गया। ये सही है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुना दी और बोला कि मुझे अभी पक्का नहीं है, मैं इसमें से कौन सा कैरेक्टर तुझे दूंगा। एक वजीरा है, एक कुलदीप है, जिमी मैंने एक कास्ट कर लिया है, और कृपाल पे हमारी बात चल रही है, तो यू आर डूइंग माई फिल्म, ऐसे बोल दिया गुलजार साहब। अब ये तब कास्टिंग पार्ट 1, अगर मेरी कास्टिंग में मैं एपिसोड बनाऊंगा, सो दिस इज द फ्रीज ऑफ पार्ट 1। उसके बाद मैंने आके प्रशांत नारायणन, अपना हंसल मेहता ने हमारी माचिस फिल्म के एडिट किया था प्रोमोज एंड वो सब। हंसल के घर पे प्रशांत के साथ में मैं मिला, तो प्रशांत मतलब मुझे लेके गया था, वो आशीष विद्यार्थी और विशाल भाई वहाँ पे थे, और वो बता रहे थे ऐसे ऐसे उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था उस दिन, चप्पा चप्पा चरखा चले। तो उन्होंने बोला मैं रिकॉर्ड करके आया हूँ और मैं अभी सुनाता हूँ तुम लोगों को, बताना कैसे लगा। सो दैट टाइम नोबडी न्यू कि माचिस कि जो है मुझे नहीं पता था कि ये विशाल भारद्वाज जो है माचिस के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो वो दोस्त थे, आशीष विद्यार्थी एंड विशाल भाई और हंसल मेहता, दे वर क्लोज फ्रेंड। एंड मुझे प्रशांत वहाँ लेके गया था। तो अब वहाँ सुनते सुनते मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं तो ये फिल्म कर रहा हूँ और मुझे तो सब पता है, आप जो रिकॉर्ड करके लाए हो 4 टेररिस्ट हैं, ये है मुझे जो फिलहाल सब गाने, और उनमें से मैं वो वजीरा वाला जो गाता है वो मैं कर रहा हूँ। और अच्छा हाँ, छोड़ा है हम वो गोलियां सुनाया था, और चप्पा चप्पा रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे वो, तो छोड़ा है हम वो गलियां सुनाया। तो मैंने कहा हाँ इसमें तो हम पहाड़ों पे जा रहे हैं और मैंने हवा सेक लिया हुआ, टोपी लगाई हुई है और हम हंसते हंसते गाते हुए जा रहे हैं, और मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन में उस गाने को इमेजिन करके ऐसे बोल दिया था।
And that is why I'm wearing that bag and cap, because I've told them कि मैं ऐसा बैग पहना हुआ, मैंने कैप पहनी हुई है। तो ये वहाँ हुई। अब जब फिल्म बनने वाली थी और इस बीच में टाइम हो गया, 3 महीने 4 महीने, फिल्म की अनाउंसमेंट आ गई, उसमें मेरा नाम नहीं आया। उसके बाद में फिर एक पार्टी हो गई जिसमें जिमी खड़ा था, रॉकी का नाम आ गया था, चंद्रचूड़ का, और मेरा नाम नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो बहुत दुख हो गई। जब तक मैं क्रिकेट भी खेलने लग गया था कलीना में, तो मैं विशाल भाई के साथ में क्रिकेट भी खेलता था, और हमारे जो टीम थी बाई चांस बाई लक मैं टॉम ऑल्टर का फ्रेंड था, तो टॉम मुझे अपने साथ में ले गए थे भोपी, हम लोग सब क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ विशाल भाई भी आते थे। तो उन्होंने बोला हाँ यार एक दिन बीच में ऐसे उन्होंने बोला, अरे क्या नाम बता तूने, रवि गोसाई ना? हाँ भाई बोल रहे थे ये एक रवि गोसाई को भी फाइनल किया हुआ। तो मेरी जान में जान है कि 3 महीने बाद मुझे कोई एक न्यूज़ मिली है पॉजिटिव, बट फिर न्यूज़ आ गई थी, मेरा नाम नहीं। मैं फिर डर गया, फिर मैं 2-3 बार ऑफिस गया, मुझे मिले नहीं। माचिस की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, तो मेरी जान हलक में टक गई। मैं तब तक रॉबिन भट्ट को, उन सबको, नसीर भाई को, सबको बोल चुका था कि आई एम डूइंग गुलजार साहब फिल्म माचिस, ये वो। तो मेरे अंदर से डरा हुआ था, फिर भी बोलता था हाँ रे मैं कर रहा ना। तो सब मुझे एक ही बात बोलते थे गुलजार। मैं डर के फिर पूछ लेता था रॉबिन दा से, मैंने पूछा रॉबिन दा ऐसे ऐसे हो गया, बोल तो दिया उन्होंने पर मैं डर लगा हुआ है। तो गुलजार ने बोला ना, तो ये ऐसा नहीं है कि महेश भट्ट ने बोल, मतलब सॉरी मैं किसी का किसने बोल दिया या उसने बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, गुलजार साहब ने बोला है तो तू करेगा। तो फिर ऐसा हो जाता था। फाइनली जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, मेरा नाम नहीं आया, राज जुच्ची का नाम आ गया, पूरी कास्ट का नाम आ गया, शूटिंग स्टार्ट हो गई, फिल्म सिटी के अंदर सेट लग गया, तब बहुत घबराहट हो गई। मैंने कहा अब ये क्या हो गया यार। तो मैं सेट पे पहुंच गया, तो वो सीन वीन चल रहा था, मैं गुलजार साहब के सामने खड़ा होकर देखता हूँ, पहचानेंगे नहीं, तो मैं खड़ा होकर हेलो बोला है, आप उतर, ऐसे किया। हाँ, मैंने कहा भाई स्टार्ट हो गई, कहीं नाम वाम नहीं आता। हाँ तो अभी पहला शेड्यूल कर रहे हैं हम, इसमें तुम्हारा नहीं है, तू आगे आएगा ना तेरा, तो ये लोग करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट। फिर सांस में सांस है, मैं ठीक है यार बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो घर पे वापस आया, फिर उसके बाद में मैं जा रहा हूँ ऑफिस, सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा। गुलजार साहब अमेरिका चले गए ये शेड्यूल करने के बाद में। फिर ये हो गया कि यार क्या हो गया, यार क्या हो गया, मैं कब करूँ, मेरे साइन नहीं है, कुछ नहीं हुआ। तो फिर देखा तो अभी तक वजीरा भी फाइनल नहीं है, कुलदीप भी फाइनल नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है लास्ट मोमेंट, क्योंकि मैं उसके बीच में एक किस्सा हो चुका था, मैं एक फिल्म महेश भट्ट की एज अ लीड, नेगेटिव लीड के अंदर स्टार्ट अनाउंसमेंट सब कुछ हो गया, फिल्म नहीं हुई थी, तो ऐसा डरा हुआ था मैं। तो फिर हुआ क्या, एक दिन मैं सोचना छोड़ दिया, मैंने कहा बहुत स्ट्रेस हो गया, छोड़ दो। तो प्रशांत और अनुराग कश्यप दोनों हम वो एक ही रूम में रहते थे। मैं बोल लिया, मैं बहुत छोड़े में बोलता था, बॉस तुम्हारे को टाइम लगेगा, अपना तो हो गया। तो वो भी हंसते थे, यार इसको तो बड़ी फिल्म मिल गई यार, अब तो यार इसकी तो पहले निकल। तो मैंने वेस्ट, तो वो अंदर से डरा रहता था। अब जब मैं एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के सोया हुआ था, तो एक मैंने मेरे मामा जी आए थे, उनको बोला कि मेरे को कोई भी यहाँ उठाना मत। तो अब एक बंदा, तो मैं जोरा अगाड़ी नगर में शिफ्ट हो गया। तब तक मैंने 3-4 फ्लैट इन 6 महीने के अंदर, 7 महीने में 3-4 जगह से, इधर से भागा फ्लैट से, वहाँ निकल गया, वहाँ चोरी हो गई, उधर से छोड़ दिया गया। तो मैं एक जोरा अगाड़ी घर में रह गया था। तो एक सुबह 7:30-8 बजे मैं जब सबको बोल दिया कि मेरे को सोना है, मैं रात की शिफ्ट करके आया हूँ रिपोर्टर सीरियल का, तो अब मुझे उठाना मत। तो 8 बजे मुझे उठाया गया। एक बंदा कहता है कोई सम्राट आया, गुलजार का असिस्टेंट ढूंढ रहा है तुम्हें। तो मैं मामा जी बोला, मैंने कहा गुलजार साहब इसमें कहाँ भागा। तो सबने बोला सम्राट, उसने बोला रवि गोसाई। मैंने कहा हाँ। तो ऐसे बैठ गया, पानी पिलाओ मेरे को। तो मैं पानी पिलाया। तो बोले 3 महीने हो गए तेरे को ढूंढते हुए। मैंने कहा 3 महीने? मैं तो 2 बार गया हूँ गुलजार साहब के ऑफिस में। कहते नहीं, हमने तो आज डिसाइड कर लिया था कि इतने सारे गुलजार साहब के सामने हमने लड़के रख दिए थे, इतने सारा बंच रख दिया था कि ये लो अब कर लो, लड़का नहीं मिल रहा। तो गुलजार साहब बोल रहे थे नहीं, मैंने उस लड़के को प्रॉमिस किया था, रवि गोसाई नाम है, टॉम का वो दोस्त था, सारे उन जो मेरे बारे में जानते थे। और भोपी उनको लगा सैफ अली खान का जो असिस्टेंट है, जो सेक्रेटरी है, उसका नाम भी भोपी था। वहाँ तक उन्होंने बोल दिया भोपी का नाम भी लिया था उसने। तो उन्होंने सैफ के सेक्रेटरी को पूछ लिया, ये पूछ लिया। मेरा कहीं जो फोटो मैं छोड़ के आया था गुलजार साहब के पास, वो मिसप्लेस हो गया था। अब वो कहता हमने 10 जगह पे फिर तुम्हारा पुराना
3 साल पहले जो मैं वो फोटो वाला बता रहा हूँ ना कि लिखा हुआ छपा हुआ फोटो सेट करके भेजा, उसका वॉइस मेल, उस पे एक एड्रेस था, वॉइस मेल पे वॉइस डाले, तो मैंने कहा वो मैं देखना बंद कर दिया था तब। तो उस एड्रेस से वो पहले एड्रेस पे गए, उस एड्रेस से चेज करते हुए दूसरे तीसरे, तो ये चौथे एड्रेस पे उसने मेरे को पकड़ लिया फाइनली। सो ये है मेरी माचिस का कास्टिंग का फाइनल, कि ये दैट इज हाउ दैट डे उसने मुझे बोला कि इस डेट के आसपास तुम शूटिंग करोगे। लास्ट पार्ट माचिस के कास्टिंग का फिर आ गया। शूटिंग वाले जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था, उस दिन वो असिस्टेंट मुझे बुलाना भूल गया था और 9 बजे 8:30 बजे मुझे फ़ोन करके बोलता है, फिल्म में शूटिंग थी, भाई को बोलना मत, मैं तेरे को बताना भूल गया था, अभी शूटिंग अभी की अभी आ। 8:30 बजे फ़ोन किया, मैं 9:15 बजे पहुंचा हूँ। तो फिल्म सिटी के गेट पे ट्रक लगा हुआ था, मनमोहन जी थे और क्या जिमी अंदर बैठा हुआ था ट्रक के अंदर और मेरा वेट हो रहा था। तो गुलजार साहब बोले, लड़का स्टार बनेगा, ये पहले दिन ही लेट आया है। मैंने कहा मैं यार, मैं सम्राट की तरफ देख रहा हूँ, सम्राट ऐसे कर रहा, मेरी इज्जत हो जाती। तो ये माचिस का एक्सपीरियंस कास्टिंग का ना, कि मतलब अगर आपके लिए कुछ लिखा हुआ है तो आप भागो ना, 4 एड्रेस चेंज कर लो ना, आपको ढूंढ के निकाल के देंगे ना काम। शख्सियत है गुलजार साहब की। हाँ, ये वांटेड फिल्म का डायलॉग याद आ गया सर, कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर दूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। करेक्ट है, बिल्कुल भाई का। गुलजार साहब ने हाँ, कितना अच्छे से निभाई अपनी मेरा वचन गीता की कसम। क्या बात है। तो वो है, और ऐसे ही माचिस की सभी कास्ट के बारे में है। फिर कदा दोबारा कभी पॉडकास्ट करेंगे तो जी। उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो रवि सर, आप एक और बात, सॉरी, हाँ, चंद्रचूड़ ने गुलजार साहब को मना कर दिया था कि मैं ये रोल नहीं करूंगा। ये अच्छा। हाँ, और एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार बोला था कि मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो हाँ, फिर कैसे? वो फिर कैसे जया जी पिक्चर में आई, कैसे गुलजार साहब और वो राखी बहन भाई हैं, तो उन्होंने वो भी एक, तभी बोला कास्टिंग का, ये माचिस की हर कास्ट का, जिमी का अलग किस्सा है। जिमी असिस्टेंट बनने आया था, लेटर लेके आया था। अच्छा। तो जिमी कास्ट हो गया जिमी के रोल में। जी। तो ऐसे ही हर एक कास्टिंग का एक किस्सा है। सुनील भाई का लास्ट मोमेंट पे सबसे लास्ट कास्टिंग सुनील सिन्हा की हुई। तो जबकि गुलजार साहब के मन में ये कैरेक्टर के लिए सुनील भाई बहुत पहले से थे। क्या बात। तो ये था पुरानी कास्टिंग। और अभी कास्टिंग तो ये होती है कि कहते हैं कि मतलब दिल चाहता है में सब तीनों ने ऑडिशन दिए थे। अच्छा। तो अभी, हाँ, अभी क्या कह रहे थे आप, बताओ। हाँ रवि सर, आपके फ्रेंड्स ने आपका कितना साथ दिया? कुछ आपके दोस्त होंगे आपकी लाइफ में जो साथ चले होंगे, आपके बचपन के दोस्त होंगे। बॉम्बे में पता है क्या, मैं मानता हूँ बॉम्बे में आपके एक्वेंटेंस जो है वो दोस्ती में जब बदलते हैं तो हंसने हंसाने में बहुत साथ देते हैं। अच्छा। बट करियर के लिए आप ना तो किसी से एक्सपेक्ट करो जी और ना करना चाहिए जी। तो साथ क्या दे देंगे, वो अपना रोल छोड़ के आपको थोड़ी दे देंगे। तो ऐसे किस्से भी हुए हैं वैसे। वो मतलब जैसे जल फिल्म थी, तो जल फिल्म के अंदर मतलब यशपाल को, गिरीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त दिल्ली से, तो उसने बोला मेरे यशपाल को कास्ट करना। तो मैंने बोला मैं बात करता हूँ, यशपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने बोला ड्राइवर के रोल के लिए ना बहुत कमाल का रोल था फिल्म के अंदर, यशपाल ने किया भी बहुत बढ़िया। तो उसने बोला कि यशपाल को करना है। तो मैंने यशपाल को बोला फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये एक रोल है बड़ा ज़बरदस्त, मैं तेरे को स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ और तू पढ़ और ये रोल करना है तेरे को। उसने बोला कि रवि तूने बोला तो मैं करूँगा 100%, गिरीश को बोल दे कि मैं करता हूँ रोल। तो स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ। अब स्क्रिप्ट पढ़ ली तो स्क्रिप्ट गिरीश ने यशपाल को दे दी और यशपाल ने स्क्रिप्ट पढ़ी। उसने बोला यार ये राकला का रोल करना चाहूँगा मैं, ये बढ़िया है। तो गिरीश ने बोला 1 मिनट मैं फ़ोन करता हूँ। गिरीश ने एकदम बोला अबे यार वो तो राकला का रोल बोल रहा है, दैट इज मेरा रोल। तो मैंने कहा हाँ तो उसको बोलना ओके कर दे, तेरे को यशपाल चाहिए ना। तो बोला हाँ। तो कहता तुझे कोई प्रॉब्लम है? कहा छोड़ना यार, मैं ड्राइवर वाला रोल मैं कर लूँगा। वो भी बहुत बढ़िया रोल था फिल्म के अंदर, बहुत कमाल इंटरेस्टिंग रोल था। तो गिरीश ने यशपाल का फ़ोन लगाया कि यार ठीक है आप रखला का कर लो। उसने बोला ठीक है आप रख। उसने पकड़ ली बात यशपाल ने। तो वो कहता मतलब पहले किसी को कोई कर रहा था क्या? तो उसने बोला हाँ लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम उसको रिवर्स कर देंगे, वो ये ड्राइवर वाला रोल कर लेगा। वो कौन कर रहा था? उसने बोला रवि।
तो यशपाल ने बोला नहीं 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 मेरे को नहीं करना। अच्छा। फिर राकला वाला रोल जो है और रवि करेगा, मैं ड्राइवर वाला ही करूँगा। ओके। तो ऐसे दोस्त भी हैं जो हुए हैं। तो बट जो बात दोस्तों की है, मेरे 4 दोस्त हैं जो स्कूल कॉलेज के हैं और हम आज भी उतने ही पक्के दोस्त हैं। क्या अब दोस्ती के लिए मैं बताऊं, आप बॉम्बे में वेरी ऑनेस्टली आप बताना, बॉम्बे में ऐसा कोई घर जिसमें आप ना मतलब आप जा रहे हो और देखो ये घर और अपनी गाड़ी वाड़ी रोको और सीधा बेल मार दो, कौन से ऐसे कितने घर हैं आपके पास? सही बात है। मैं पूछ रहा हूँ तेरे से कितने कोई घर है जैसा जो सीधा मतलब 11:30 बजे हैं कि उठे और जाके बेल मार दे तू और बोलो बैठना मैं ऐसे ही आया था यार? वो तो 1-2 तो होंगे ही। हाँ तो वही आपके दोस्त हैं फिर। जी जी जी। जहाँ आपको फोन करके जाने की जरूरत नहीं पड़े। वो बात अलग है कि यहाँ बॉम्बे के अंदर लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि आप जाओ पता चले आगे वो है ही नहीं। ये भी है। ये तो कहीं भी हो सकता है वैसे, दिल्ली में भी हो सकता है ये बात, लेकिन बॉम्बे में ऐसी बहुत, मुझे नहीं लगता लोगों के पास ऐसे दोस्त होंगे जहाँ वो सिर्फ बिना सोचे सामने बेल मारेंगे और घर में घुस जाएंगे, बिल्कुल, चाहे वो फैमिली हो। तो ये दोस्तियाँ जो हैं, ऐसी दोस्तियाँ सिर्फ दिल्ली, मतलब दिल्ली में नहीं, आपके होम टाउन में मिलती हैं। मैं दिल्ली वाला हूँ इसलिए दिल्ली निकल रहा है, तो था मैं दिल्ली वाला, अब तो 30 साल हो गए मुंबई। तो ये हैं दोस्तियाँ। बाकी तो आपके जो एक्वेंटेंस बाद में दोस्त बनते हैं वो एक लंबा प्रोसीजर है। क्या है कि शादी की बात है ना, एक लड़की बॉम्बे में मेरे पीछे पड़ गई थी तो भाग गई किसी के साथ। अच्छा। तब मेरा सीरियल चल रहा था, तो परवरिश ही सीरियल चल रहा था, तो स्टार्टिंग ही थी मेरी। तो वो लड़की, मैं सीरियल भी देख रहा था, वो भी देखती रहती थी सीरियल। अब होगी उसकी लाइकिंग वाइकिंग, तो उसके नानी या दादी जो थी वो देख, उसको गलतफहमी होगी शायद हम दोनों का चक्कर चल रहा। जब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। और 2-3 महीने बाद मैच शिफ्ट हो गया। मैं और दीपराज राणा साथ में रहते थे। मैं, नताशा, दीपराज राणा के दोनों ने शादी की थी। मैं और दीपराज राणा और बोपी, हम चारों वहाँ रहते थे। तो हमने घर शिफ्ट कर लिया, लोखन वाला आ गए। हमने एक रूम में दीपराज राणा और एक रूम में मैं और भूपी रहते थे। अब हमारे शिफ्ट होने के 1-1.5 महीने बाद ही वो लड़की घर से भाग गई। अब उसके माँ बाप ने बोल दिया कि रवि के साथ भागी है। और मैं अधिकतर अपने घर में कम, दोस्तों घर में ज़्यादा रहता था। तो मैं उन दिनों गिरीश मलिक के घर पे रह रहा था। वो गिरीश मलिक मलाड रहता था। तो हमारा दोस्ती ऐसी थी कि हम रात को, मैं वहीं रुक जाता था बातचीत करते करते, तो मैं वहीं सो जाता था। 2-3 दिन में आया ही नहीं घर। अब पीछे पुलिस भी आ गई। अब जब ये बात मेरे घर तक पता चली कि वो मेरे को ढूंढते हुए पुलिस आ गई है, लड़की भाग गई है, तो मम्मी वगैरह घर में सब लोग डर गए। मेरे मम्मी जो हैं वो थोड़े बहुत काफ़ी नॉन एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं। तो मम्मी ने मेरे को बोला तू घबरा मत। मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे है। मैंने कुछ कहते, तू तेरा क्या सीन है? मेरा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कुछ, तो उन्होंने, तो कृपा शंकर जी थे, उनको बोला कि बच्चे को, होम मिनिस्टर थे वो, कि बच्चे को देखो ज़रा यार, वो घबरा रहा है। तो उनका फ़ोन आया, टेंशन मत लो, तुम कुछ नहीं किया ना? मैंने कहा कुछ नहीं किया। कहते ठीक है, फिर क्यों चिंता कर रहा हूँ? ठीक है। अब वो लड़की किसी और के साथ भागी, वो मिल गई, चली गई। अच्छा, जो किसी और के साथ भागी, हाँ, आपके पीछे पड़ी थी? हाँ। अब वो उनको लग रहा था ऐसे। अच्छा, ओके। मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। वो सिर्फ मेरे साथ, मतलब वो मुझे देख के मेरी ऑ में जरूर होती थी कि हाँ ये सीरियल चल रहा है और ये एक्टर मेरे साथ बैठा, बस इतना ही था। तो अब वो वापस आ गए, मिल गई। तो अब ये बात, तो किस्सा यहाँ खत्म हो गया, लेकिन इसका असर जो है मेरी माँ बाप पे पड़ गया। उनको लगा लड़का बॉम्बे में है, कल को ऐसे कुछ कांड ना हो जाए, तो उन्होंने मेरी उठा के एंगेजमेंट कर दी। और मेरे को एक दिन एक मम्मी ने फ़ोन आया कि तेरी कोई चक्कर वक्कर है लाइफ में कि नहीं? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं है। तो बोल रहा कि ठीक है, हम तेरी शादी फिक्स कर रहे हैं, तो मैं लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ, तो देख लेना, पसंद कर लेना। मैं, मम्मी ये क्या बात है, अभी मुझे नहीं करना, मैं अभी सेटल तो हो जाऊँ, ये सब। तो मम्मी कहते नहीं, ये अब एक टाइम है, उसी टाइम में शादी होती है हमारे घर में, और तेरी भी होनी चाहिए, और लड़की की फ़ोटो भेज रही हूँ। और मैंने सोचा मजाक में, हाँ ठीक है। मैंने कहा शादी नहीं करनी है। कहते वो तो हमने देखना है ना, तूने नहीं थोड़ी करनी, तो तेरे से पूछ रहे हैं सिर्फ कि तेरा कोई चक्कर है कि नहीं है। तो मैंने कहा हाँ नहीं है। तो अपने पसंद से करेगा, हम वेट करते हैं। मैंने कहा अपने पसंद से क्या, मैं थोड़ी कि मैं, वो लड़की मिल गई, प्यार हो गया और मैं बोल दूंगा अपनी पसंद से करूँगा। मिल गई, नहीं मिली तो नहीं, देखते हैं। मतलब फिर देखते नहीं है, फिर हम कर रहे हैं।
मैं भी ऐसे ही बोल दिया जा कर लो। अच्छा। तो मेरे को 2 दिन बाद एक लेटर भी आ गया मम्मी का कि लिए फ़ोन भी आ गया साथ में, कि फ़ोटो भेज रही हूँ देख लेना। फ़ोटो आ गई, मतलब लेटर आ गया। तो मैंने कहा मम्मी क्या है ये? कहते ये फ़ोटो है देख ले। तो हमने पसंद कर ली लड़की तेरे लिए। तो मैंने कहा मुझे नहीं पसंद आई। तो बोले ना नहीं होती हमारे यहाँ, तो ये ना नहीं होगी, सिर्फ फ़ोटो भेज रही हूँ तेरे को, तू देख ले। तो मैंने कहा फिर फ़ोटो भी क्यों भेज रहे हो जब ना नहीं होती? तो मैंने फ़ोटो खोली भी नहीं, वो दिल्ली चला गया, मेरे को बुलाया था तो हाथ में दे दी। मैंने कहा ठीक है फिर बताओ क्या करना है। क्या हुआ? तो मैंने बिना फ़ोटो देखे ही वो लड़की से शादी की, जो आज मेरे 2 बच्चों की माँ है। क्या बात है। बहुत तो ऐसे एंगेजमेंट थी, मतलब ऐसी हमारी अरेंज मैरिज थी। जी जी। अरेंज। वो मुझे आज तक बोलती रहती है कि मेरे साथ धोखा हो गया। अच्छा। हाँ, मैं अगेन। अच्छा, उनको भी आपकी फोटो नहीं दिखाई होगी? नहीं, उनको फोटो दिखाई। अच्छा, ओके। उसको इसलिए धोखा हो गया कि मेरी पोर्टफोलियो, कहती हमेशा तो पोर्टफोलियो वाली फोटो दिखाई। मुझे थोड़ी पता था ऐसे दाग वाग है आपके चेहरे पे। अच्छा। मेरे को तो दिखाया सीरियल चल रहा है, उसमें भी देखा, हाँ एकदम ठीक ठाक हैंडसम लग रहे थे, पर्सनली तो बिल्कुल बेकार लगते। मैं कहा मेरे को पहले डायरेक्टर की याद दिला दी उसने, यार ये लड़का तो यार दिखने में ऐसा जी जी जी। तो बीवी आज तक बोलती है मेरे साथ धोखा हो गया, पोर्टफोलियो वाले फोटो भेज दी। तो ये है रवि गोसाई सर, इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी आपने सुनी, इन्होंने अपने बारे में बताया। आई होप आप बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत मोटिवेट हुए होंगे और एंटरटेन भी हुए होंगे। तो रवि गोसाई सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालकर। रवि गोसाई पॉडकास्ट नंबर 1 पार्ट 2 दोबारा करेंगे। पार्ट 2 दोबारा करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 दोबारा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप लोग देखते रहिए अश्विन का पॉडकास्ट।